अध्याय 521 उत्तराधिकार। छेद से और भी ज्यादा सैनिक नीचे आ रहे थे। 5 मेगा मेचा, लगभग 400 क्रिस्टल राक्षसी जानवर और लगभग 100 दीपक आत्माएं थीं। स्थिति के अनुसार ये रसायन विज्ञान सभ्यता शिविर की सेना होनी चाहिए। चेन रुई को इस परीक्षण की सामग्री का थोड़ा बहुत अंदाजा था, जो कि कीमिया सभ्यता पक्ष में शामिल होना और इस गुफा में राक्षसों को नष्ट करना था। यद्यपि कीमिया सभ्यता की सेना की संख्या कम थी, फिर भी उनकी युद्ध शक्ति राक्षसी राक्षस सेना की तुलना में बहुत अधिक थी। दीपक आत्माओं ने तेजी से डिबफ जादू का प्रयोग किया, जिससे दुश्मन विभिन्न प्रतिकूल अवस्थाओं में गिर गए। चूंकि क्रिस्टल राक्षसी जानवर मजबूत, शक्तिशाली और आग के गोले और तत्वों के हमलों से निडर थे, इसलिए वे नज़दीकी युद्ध में मुख्य शक्ति थे। मेगा मेचा की युद्ध शक्ति और भी अजेय थी। जल्द ही इन सभी राक्षसों का सफाया हो गया। गुफा का वातावरण बेहद मजबूत था, यहाँ तक कि दानव सम्राट की शक्ति भी उसे हिला या कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकी। भीषण युद्ध के बाद गुफा पर लगभग कोई क्षति का निशान नहीं था। मेगा मेचा के नेता का वक्ष कवच धीरे धीरे खुला और एक महिला की आकृति बाहर आई। यह महिला लंबी और पतली थी, उसके चेहरे की बनावट नाजुक थी और बाल छोटे काले थे। उसका रूप रंग एक सामान्य इंसान जैसा ही था। उसने चेन रुई से कुछ शब्द कहे। चेन रुई जानता था कि इन मेचा को एक पायलट नियंत्रित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसकी बात समझ नहीं पाया। ये देखकर कि दूसरा पक्ष शत्रुतापूर्ण नहीं था, उसने तुरंत दोस्ताना अंदाज में सिर हिला दिया। किसी को नहीं पता था कि महिला चेन रुई के व्यवहार को समझ पाए या नहीं, लेकिन उसने उसे सिर हिलाया और मेचा के पास वापस लौट आए। छाती का कवच फिर से बंद हो गया। जैसे ही नेता मेचा ने एक हाथ हिलाया, क्रिस्टल राक्षसी जानवर तेजी से आगे बढ़े, जबकि मेचा और दीपक आत्माएं उनके पीछे पीछे चल पड़ीं। चेन रुई भी समूह के पीछे पीछे चल पड़ा। हालांकि उसकी चोट काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इसके अलावा उसकी शारीरिक शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। अगर वह उन दुश्मनों से दोबारा भिड़ता तो उसकी मौत निश्चित थी। इस टीम का अनुसरण करना स्वाभाविक रूप से अकेले रहने से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। रास्ते में रसातल के फूल और भी ज्यादा दिखाई देने लगे। दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। शानदार छलांग लगाने वाले छोटे राक्षसों और उन्मत्त सींग वाले राक्षसी राक्षसों के अलावा सुनहरे लाल कवच पहने 2 और शक्तिशाली ज्वाला स्त्रियां भी दिखाई दीं। उनके हाथों में आग और बिजली की चिंगारियों से ढका एक लंबा कोड़ा था। ज्वाला स्त्रियां दानव सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थीं। अजीब बात यह थी कि उनके पास क्षेत्रीय शक्ति नहीं थी, लेकिन उनकी ताकत और बुद्धिमत्ता काफी भयानक थी। वे न केवल शक्तिशाली जादू अग्नि दीवार का प्रयोग कर सकती थीं, बल्कि रसातल के फूल का उपयोग करने के बाद उनके पास एक भयानक कौशल भी था, जो ज्वाला ढाल था, जो हाथापाई के हमलों को परास्त कर देता था। जब तक वे एक ही वार में नहीं मर जाती, ज्वाला ढाल हमले के कुछ हिस्से को अनिवार्य रूप से परास्त कर देती थी। ये कौशल एक उल्लेखनीय निष्क्रिय गुण था। चेन रुई ने मौका देखकर एक शक्तिशाली छुपकर हमला किया। उसने गंभीर रूप से घायल ज्वाला स्त्री को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन ज्वाला स्त्री तुरंत नहीं मरी। नतीजतन चेन रुई को अपनी ही अतिव्यापी शक्ति का प्रतिकार मिला और उसने वहीं मुंह भर खून थूक दिया। सिर्फ चेन रुई ही नहीं, क्रिस्टल राक्षसी जानवरों और मेगा मेचा को भी ज्वाला स्त्री से बहुत नुकसान हुआ था। मेगा मेचा बहुत बड़े थे और अपेक्षाकृत धीमी गति से चलते थे। वे लगातार जलती हुई अग्नि दीवार से बेहद डरे हुए थे। इस बीच क्रिस्टल राक्षसी जानवर, जो अग्नि दीवार से प्रतिरक्षित थे, ज्वाला कवच और साथ ही ज्वलंत विद्युत चाबुक की शक्ति का बमुश्किल ही प्रतिरोध कर पा रहे थे। सौभाग्य से दीप आत्माओं का निष्क्रिय जादू अभी भी काफी उपयोगी था। अंत में घेराबंदी के तहत ज्वाला स्त्रियों का विनाश हो गया और उनके नेतृत्व वाले राक्षसों का सफाया हो गया। इस युद्ध के बाद कीमिया सभ्यता की टीम को भारी झटका लगा। 2 मेचा क्षतिग्रस्त हो गए, पायलट मारे गए और दीपक आत्माओं और क्रिस्टल राक्षसी जानवरों की हताहतों की संख्या आधे से ज्यादा हो गई। दीपक आत्माओं की उपचार तकनीक और बफ जादू की मदद से चेन रुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया। उसने अपनी 3 क्षेत्रीय शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल किया और भी कुशल बन गया। साथ ही उसे चौथी क्षेत्रीय शक्ति की गहरी समझ भी थी। रास्ते में 2 और लड़ाइयों के बाद वे कई मित्र टीमों में सफलतापूर्वक शामिल हो गए। यहाँ तक कि एक नए प्रकार का मित्र प्राणी भी था। यह एक विशाल क्रिस्टल राक्षसी जानवर था, जिसकी लंबाई 10 मीटर से ज्यादा और ऊंचाई लगभग 6 मीटर थी। ये चेन रुई की याद में टायरानोसोरस रेक्स जैसा ही दिखता था, लेकिन इसके आगे के पैर ज्यादा मजबूत थे, सिर पर सींग थे और पीठ पर हड्डीदार स्पर थे। अपनी महान शक्ति के अलावा विशाल क्रिस्टल राक्षसी जानवर एक प्रकार का तरल पदार्थ छिड़ककर दुश्मन को क्रिस्टल में ठोस बनाकर उसे चकनाचूर कर सकता था। ये देखकर चेन रुई मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया और क्रिस्टल ड्रैगन की शक्ति के बारे में सोचने लगा। क्या क्रिस्टल ड्रैगन और इस प्राचीन कीमिया सभ्यता के विशाल क्रिस्टल राक्षसी जानवरों के बीच कोई विशेष संबंध है? टीम लगातार मजबूत होती गई और सामने आए दुश्मन भी ज्यादा ताकतवर होते गए।
कई भीषण लड़ाइयों के बाद वे आखिरकार अंतिम युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए, जो एक विशाल गुफा थी, या यूं कहें कि एक खोह थी। इस खोह की स्थिति देखकर चेन रुई की सांस अटक गई। एक नज़र में अनगिनत राक्षस थे। चेन रुई के लिए सिरदर्द बने छोटे राक्षस अब तो बस सबसे घटिया तोप का चारा थे। सींग वाले राक्षसों की संख्या भी हैरान करने वाली थी। सैकड़ों ज्वाला स्त्रियां भी थीं। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि वह खोह आग जैसी लाल लताओं से ढकी हुई थी। लताओं पर अनगिनत रसातल के फूल खिले हुए थे, जिनमें से कई अभी भी खिले हुए थे। बेल की जड़ में, जहां राक्षस सबसे अधिक केंद्रित था, वहां एक प्राणी था जो मेगा मेचा से कई गुना बड़ा था। ये जीव भूरे और लाल रंग का था और सूरजमुखी जैसा दिखता था। ये लंबे तंतुओं के एक घेरे से घिरा हुआ था, जिससे हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। पिघले हुए क्षेत्र के चारों ओर कई लाल लाल गोले थे। उनमें से कई मुड़े और टूटे हुए थे, जिससे बलगम में लिपटा हुआ राक्षसी शरीर दिखाई दे रहा था। सूरजमुखी के बीच में स्थित विशाल मुंह कुछ देर तक ऐंठता रहा, फिर उसने कई गोले उगल दिए। ऐसा लग रहा था कि यह वही माँ का शरीर है जिसने इन राक्षसों को बनाया है। कीमिया सभ्यता के सैनिकों के कई दल आसपास के राक्षसों से निडर होकर लड़ रहे थे। विभिन्न शक्तिशाली सेनाएं आपस में टकरा रही थीं और समय समय पर अत्यधिक विस्फोट और क्षति देखी जा सकती थी। शत्रुओं की विशाल संख्या और रसातल के फूल के भयानक प्रभाव के कारण कीमिया सभ्यता की सेना पूरी तरह से असहाय थी। यहाँ तक कि विशाल क्रिस्टल राक्षसी जानवर, जो दानव अधिपति स्तर की युद्ध शक्ति वाले जीव थे, भी पराजित होने से नहीं बच सके। जब चेन रुई के बगल में खड़े महाशक्तिशाली योद्धा ने विशाल मात्र शरीर की ओर इशारा किया तो सेना आगे बढ़ी। हालांकि जल्द ही वे राक्षसों से घिर गए। हवा में उड़ती ज्वाला स्त्रियां भयानक चाबुक लहरा रही थीं और एक एक करके जमीन पर अनगिनत अग्निवृत्तियां प्रकट हुईं। उन्मत्त सींगों वाला राक्षस दहाड़ता हुआ क्रिस्टल राक्षसी जानवरों के समूह पर टूट पड़ा और अनगिनत उत्परिवर्तित छोटे राक्षस ज्वार की तरह दौड़ पड़े। चेन रुई की ताकत के साथ उसे इस स्तर के युद्ध में केवल औसत ही माना जा सकता था, लेकिन उसकी क्षेत्रीय शक्ति बहुत उत्कृष्ट थी। इसके अलावा पृथ्वी तत्व राजा द्वारा प्रदान की गई गुरुत्वाकर्षण ने हवा में उड़ने वाली ज्वाला महिलाओं के लिए अप्रत्याशित परिणाम दिए। पिछली कुछ लड़ाइयों के बाद चेन रुई ने अपने साथियों के साथ बेहतर सहयोग किया। उसके बगल में 3 दीपक आत्माएं थीं जो बफ कर रही थीं, काले बालों वाली महिला द्वारा नियंत्रित मेगा मेचा और क्रिस्टल राक्षसी जानवरों का एक समूह। यह एक छोटी लड़ाकू टीम थी, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे और वे लगातार बढ़ रहे थे। अभी अभी बना राक्षस तुरंत युद्ध में भाग ले सकता था। सबसे भयानक बात थी, मात्र शरीर के सामने एक भयावह आकृति। 2 विशाल क्रिस्टल जानवर अंततः रक्षा पंक्ति को तोड़कर मात्र शरीर की ओर दौड़े। यह आकृति बस टिमटिमाई और दानव अधिपति के दोनों विशाल जानवर कई टुकड़ों में कट गए। यह एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका रूप रंग बहुत ही भयानक था। इसकी मांसपेशियों की बनावट प्राकृतिक कवच जैसी थी और इसकी पीठ पर हड्डियों जैसे पंख थे। इसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी और यह अपने हाथ में एक बड़ी तलवार पकड़े हुए था। इसी बड़ी तलवार ने पलक झपकते ही उन 2 विशालकाय क्रिस्टल दैत्यों को मार गिराया। तभी कीमिया सभ्यता के कई महाजादूगर और विशालकाय क्रिस्टल जानवर मात्र शरीर की ओर दौड़ पड़े। वे सभी इस राक्षस की महातलवार के नीचे मारे गए। हालांकि राक्षस भयानक था, फिर भी वह हमला करने की पहल करने को तैयार नहीं था। वह बस मात्र शरीर के सामने पहरा देता रहा और सीमा पार करने वाले सभी लोगों को मार डालता था। चेन रुई अब सुपर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए वह स्टोरेज वेयरहाउस में रखे सांप पैटर्न वाले बैच का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिससे अर्धदेवता शैतान को बुलाया जा सकता था। इसके अलावा मौजूदा परीक्षण का माहौल बहुत खास था, हो सकता है कि यह कोई वास्तविक दृश्य न हो। अगर वह सांप पैटर्न वाले बैच का इस्तेमाल भी कर ले तो भी शायद उसका कोई असर न हो। कीमिया सभ्यता सेना के चौतरफा हमले को देखते हुए इस अभियान का अंतिम लक्ष्य राक्षसों और रसातल के फूलों के स्रोत यानी विशाल मात्र शरीर को नष्ट करना था। ये चेन रुई के उत्तराधिकार परीक्षण का अंतिम कार्य भी होना चाहिए। चेन रुई ने देखा कि मात्र शरीर की ओर दौड़ता हुआ मेगा मेचा एक विस्फोटक ले जा रहा था। महातलवार राक्षस द्वारा मारे जाने के बाद एक मेगा मेचा ने पहले ही विस्फोटक को विस्फोट कर दिया, जिससे आसपास के राक्षस उड़ती हुई राख में बदल गए। वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। नुकसान की परवाह किए बिना हताश लड़ाई में चेन रुई की टीम ने धीरे धीरे मात्र शरीर के बीच की दूरी को कम कर दिया था, लेकिन वे भयानक महान तलवार राक्षस के करीब भी पहुंच रहे थे। 2 और विशाल क्रिस्टल जानवर महान तलवार के नीचे मारे गए। इस युद्ध की प्रवृत्ति के अनुसार कीमिया सभ्यता की सेना का पूरी तरह से सफाया होने में कुछ ही समय बाकी था। चेन रुई ने आखिरकार एक निर्णय लिया। उसने लड़ाकू दल के मेगा मेचा के पैर पर थपथपाया और अपनी हथेली को आगे बढ़ाने का इशारा किया, फिर उसने सामने मात्र शरीर की ओर इशारा किया। इन लड़ाइयों के बाद चेन रुई और उस महिला के बीच एक मौन समझौता हो गया। महिला ने तुरंत उसके इरादे समझ लिए और किसी संचार उपकरण के जरिए कुछ ऐसा कहा जो उसे समझ नहीं आया था।
बगल में बैठी दीपक आत्माओं ने तुरंत एक उच्च सांद्रता वाला घन उसके हाथ में थमा दिया, फिर मेचा की विशाल हथेली ने उसके शरीर को जकड़ लिया। इस समय टीम में 3 विशाल क्रिस्टल जानवर और 4 मेगा मेचा पहले से ही महान तलवार राक्षस की ओर दौड़े थे और महिला द्वारा नियंत्रित मेचा ने उनका पीछा किया। जब महान तलवार राक्षस ने 2 विशाल क्रिस्टल जानवरों को मारने के लिए अपनी तलवार घुमाई तो चेनरुई चिल्लाया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि महिला ने उसकी बात समझी भी या नहीं। उसके शरीर को पकड़े हुए मेचा हाथ अचानक धड़ से अलग हो गया और उसके सिरे से एक तेज ज्वाला निकली जिसने हाथ को मात्र शरीर की ओर धकेल दिया। हालांकि महान तलवार राक्षस की शक्ति चेनरुई की कल्पना से कहीं अधिक थी। जैसे ही मेचा भुजा मात्र शरीर के पास पहुंची, चेनरुई के हृदय में अचानक एक भयानक अनुभूति हुई। यह एक ऐसी नफरत थी जो रूह में गहराई तक समा गई थी। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि दुनिया को तबाह कर सकती थी। ये बिल्कुल उस सांस की तरह थी जिसने क्रिस्टल वैली की भूमिगत गुफाओं में रहते हुए दुनिया को तबाह कर दिया था, लेकिन अब यह एहसास ज्यादा साफ और भयावह था। एक पल में चेनरुई को लगा कि सब कुछ धीमा पड़ रहा है और केवल तेज विनाश ही बचा है। उसने सहज ही महसूस किया कि जब तक विनाश की यह इच्छा उसे छूती रहेगी, उसका पूरा व्यक्तित्व धूल में बदल जाएगा और नष्ट हो जाएगा। जीवन और मृत्यु के इस मोड़ पर चेनरुई की सारी क्षमताएं जागृत हो उठीं। अचानक बसंत, ग्रीष्म और पतझड़ के 3 क्षेत्र, साथ ही शीतकालीन क्षेत्र जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, भी फूट पड़ा। वह बस इसे रोकने और इस जबरदस्त नफरत को भुलाकर मात्र शरीर को नष्ट करने के लिए कुछ समय निकालने की उम्मीद कर रहा था। यह अफसोस की बात थी कि चेनरुई की शक्ति दानव अधिपति की इच्छा शक्ति के सामने बहुत कमजोर थी, जो उसे तुरंत खत्म कर सकती थी। अचानक फूट पड़े 4 क्षेत्रों ने एक विचित्र चक्र बनाया और इस चक्र द्वारा निर्मित अजीबोगरीब लय ने विनाशकारी इच्छाशक्ति सहित सब कुछ अचानक रोक दिया, मानो सब कुछ स्थिर हो गया हो। बस एक चीज जो स्थिर नहीं रही, वह थी चेनरुई की आकृति जो आगे की ओर उड़ रही थी। ये शांति सिर्फ 2 सेकंड तक रही, फिर उसके आसपास की हर चीज तेज मोटर की तरह घूमने लगी। इन 2 सेकंड में चेनरुई उस भयावह घृणा शक्ति से बच गया था। हालांकि वह महातलवार राक्षस के घातक प्रहार से सीधे बच गया, लेकिन उसके हिस्से उसके घुटनों के नीचे थे और विशाल भुजा अचानक एक रहस्यमय नियम के तहत टूट गई। चेनरुई ने तीव्र दर्द का प्रतिरोध किया और अपनी जड़ता का उपयोग करते हुए अपने सामने मात्र शरीर की ओर उड़ता रहा। जैसे ही वह विशाल मुख में प्रवेश किया, उसने अपने हाथ में विस्फोट घन को सक्रिय कर दिया। उसे लगा जैसे उसकी आंखें विनाशकारी किरणों से भरी हुई हैं। एक पल में वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद चेनरुई ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि वह किसी बर्तन में डूबा हुआ था। उसका शरीर गायब हो गया था, बस थोड़ी सी चेतना बची थी। दिन प्रतिदिन कंटेनर में मौजूद अद्भुत घोल के प्रभाव से उसकी आत्मा और शरीर थोड़ा थोड़ा पुनर्जीवित होने लगे, जब तक कि वह ठीक नहीं हो गया। इसके बाद जो हुआ वो एक सपने जैसा लग रहा था। नहीं, ये सच था। ठीक होने के बाद चेनरुई इस शानदार रिकॉर्ड की बदौलत पूरी कीमिया सभ्यता का नायक बन गया। उसे कीमिया सभ्यता की महान विरासत मिली जिससे उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और उसके पास एक विशाल मोबाइल किला भी था। महल के शयन कक्ष में काले बालों वाली सुंदरता, जिसने कभी मेगा मेचा का संचालन किया था, सुंदर दीपक आत्माओं के एक समूह के साथ एक मोहक शरीर के साथ महल के मालिक की पूरे दिल से सेवा करती थी। काउगरल, प्रेटजेल डिप, डॉगी, फेस ऑफ, विभिन्न प्रकार के पोज ने चेनरुई को राजा के रूप में उसके हरम जीवन में पूरे दिन बेतुकेपन में डुबो दिया। स्वामी, क्या बात है? क्या आप मेरी सेवा से असंतुष्ट हैं? एक सुंदर दीपक आत्मा, जो चेनरुई के नीचे घुटनों के बल बैठकर उसकी सेवा करती थी, ने अपने स्वामी को अचंभित देखा, इसलिए उसने सावधानी से अपना मुंह बंद किया और उत्सुकता से पूछा। विरासत मिलने के बाद चेनरुई उनकी भाषा समझ सकता था। ये शब्द सुनते ही उसने सिर हिलाया। नहीं, तुम ठीक हो, लेकिन मैं इन दिनों किसी बात को लेकर सोच रहा था। लगता है मैं कोई ज़रूरी बात भूल गया हूँ। अब जब राक्षसों का सफाया हो गया है तो स्वामी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दीपक आत्मा ने कहा, अपना सिर नीचे किया और धीरे से उस चीज़ को निगल लिया और सेवा जारी रखी। गर्मजोशी से लिपटे होने के सुकून ने चेनरुई को अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। इस समय चांदी के बालों और नीली त्वचा वाली दीपक आत्मा का रूप अचानक बदल गया और वह छोटे लाल बालों और गाढ़ी त्वचा वाली एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। चेनरुई को यह लड़की काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। जब उसने साफ देखने की कोशिश की तो वह वापस दीपक आत्मा के रूप में बदल गई। जब वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया तो उसका गर्म रस अंततः बाहर निकल गया। हालांकि दीपक की आत्मा फिर से उसी जानी पहचानी लाल बालों वाली लड़की में बदल गई। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह बुदबुदाते हुए अपना सिर हिला रही थी। बाद में निगलने की क्रिया को मुश्किल से पूरा करते हुए लड़की ने भौहें सिकुड़ीं। उसकी चमकदार लाल आंखें शर्म और उम्मीद से चमक उठीं। क्या मैं इस तरह तुम्हारे बच्चे की मां बनूंगी? चेनरुई चौंक गया और धीरे से खड़ा हो गया।
इस बार उसने पास में खड़ी दीपक आत्मा के हैरान करने वाले सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। वह बस खिड़की से बाहर देखता रहा और उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या याद नहीं है। धिक्कार है, मैं सबसे ज़रूरी बात कैसे भूल सकता हूँ। चेन रुई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पता चला कि ये सब कुछ सच नहीं था। यह एक ऐसा सपना था जिससे वह लगभग जाग ही नहीं पा रहा था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने परिष्कृत मन का अनुभव किया था, चेन रुई को जागने के लिए बस एक महत्वपूर्ण बिंदु की आवश्यकता थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं, आसपास की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने से पहले ही उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति लगातार उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हो रही है और सुपर सिस्टम की चेतावनी ध्वनि लगातार सुनाई दे रही थी। बड़ी संख्या में अज्ञात आत्मिक शक्तियां मिली हैं। शक्ति और चेतना के अधिलेखित होने का खतरा है। क्या आप स्टार डिवोरिंग मोड को सक्रिय करना चाहते हैं? आत्मा की शक्ति, चेतना अधिलेखित। चेन रुई को अचानक समझ आ गया। धिक्कार है, कैसी विरासत! ये तो बस मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। स्टार डिवोरिंग मोड सक्रिय करें। वह आत्मिक शक्ति जो चेन रुई की चेतना को अधिलेखित कर सकती है, तो क्या वह अर्धदेव स्तर से ऊपर होनी चाहिए? जैसे ही तारा भक्षण मोड सक्रिय हुआ, भयानक आत्मिक शक्ति ब्लैक होल में भर गई। हालांकि महाशक्ति चेतावनी देती रही, आक्रमणकारी आत्मिक ऊर्जा का ऊर्जा संचय बहुत ज्यादा है। उसी समय तारा रूपांतरण मोड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा ये 10 मिनट में ही भर जाएगा। चेन रुई जानता था कि जब वह बेहोश हुआ था तब विशाल संचित आत्मिक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। सौभाग्य से वह समय रहते जाग गया। एक बार जब उसकी चेतना इस प्रकार की विदेशी आत्मा द्वारा पूरी तरह से अधिलेखित हो गई, तो भले ही महाशक्ति ने इस प्रकार की आत्मिक शक्ति को स्वतः ही आत्मसात कर लिया हो, उसकी मूल चेतना भी मिट जाएगी। चेन रुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्टार कन्वर्जन मोड को सक्रिय कर दिया। वर्तमान स्टार कन्वर्जन मूल की तुलना में काफ़ी विकसित हो चुका था। ग्रीष्मकालीन क्षेत्र की अंतर्दृष्टि के साथ वह मार्शल आर्ट उपन्यासों में नॉर्थ सी पावर की तरह स्टार डिवोरिंग द्वारा निली गई शक्ति को सीधे अवशोषित और हल कर सकता था। हालांकि ये शक्ति अभी भी बहुत बड़ी थी और चेन रुई की चेतना में प्रवेश करने वाली संचय मात्रा भी बहुत ज्यादा थी। तारा भक्षण सक्रिय होते ही भयानक आत्मिक शक्ति बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। महाशक्ति को बार बार चेतावनी देने में देर नहीं लगी। चेन रुई एक भूखे व्यक्ति की तरह बेतहाशा खा रहा था। हालांकि चाहे वह कितना भी भूखा हो या उसकी भूख कितनी भी बड़ी हो, एक समय ऐसा जरूर आता था जब वह तृप्त हो जाता था। अब तारा रूपांतरण की आवृत्ति तारा भक्षण की गति के साथ तालमेल बिठाने में विफल होने लगी थी। चेन रुई की मांसपेशियों पर अनियमित विकृतियां दिखाई दे रही थीं। उससे भी ज्यादा असहज उसकी चेतना थी। पूरी आकाशगंगा कभी धुंधली कभी साफ दिखाई दे रही थी और सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया था। दरअसल सुपर सिस्टम खुद ध्वस्त नहीं हुआ था। ये चेन रुई की चेतना का एक भ्रम था जो किसी जोरदार झटके के बाद पैदा हुआ था। इससे ये भी पता चलता था कि वह इस समय खतरे के कगार पर था। चेन रुई ने एलियोथ अवस्था परिष्कृत मन की परीक्षा का अनुभव किया था। अपनी वर्तमान मनस्थिति के साथ उसे आंतरिक दानव या अपनी इच्छाशक्ति खोने के खतरे से डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चेतना की क्षमता हमेशा सीमित थी। आत्मिक शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से प्राचीन कीमिया सभ्यता की चेतना का ये स्तर ग्लोरफिन के दानव अधिपति स्तर से कहीं आगे निकल गया था। इसे अर्ध देवता के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। अगर इस अर्ध देव चेतना को व्यवस्थित ढंग से विघटित और अवशोषित किया जा सके तो चेन रुई अपनी शक्ति को क्रमशः बढ़ाएगा। हालांकि इसे बिल्कुल भी धीमा नहीं किया जा सकता था। भयानक शक्ति के निरंतर उभार का सामना करते हुए न केवल उसकी चेतना बल्कि उसका शरीर भी एक ऐसी पर्याप्त शक्ति से भर गया और फैल गया कि उसका पूरा व्यक्तित्व फटने वाला था। अचानक उसकी आंखों में एक चमक सी चमकी, जिसकी जगह अब काली पृष्ठभूमि वाली डरावनी लाल पुतलियां उभर आई थीं। उसके शरीर के चारों ओर गहरे भंवरों की परतें उभर आईं, जिनसे विनाश की हल्की सी सांसें निकल रही थीं। जैसे ही वह इस अवस्था में पहुंचा, आत्मा को निगलने और अवशोषित करने की उसकी अवस्था अचानक तेज हो गई और फटने का एहसास धीरे धीरे गायब हो गया। जल्द ही उस तरह की दुष्ट रक्त आंखें फिर से काली और सफ़ेद हो गईं। चेन रुई हौंफता रहा और लगातार डटा रहा। उसे सहज ही लगा कि अगर इस तरह की आत्मिक शक्ति शूरा ने सोख ली, तो अगर वह सौभाग्य से उस प्रचंड शक्ति के कारण फटने के खतरे से बच भी गया तो भी शूरा उसे निगल ही लेगी। शूरा को इस बात से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि वह समय समय पर अपनी चेतना की पहल को जब्त करने की कोशिश करता रहा। अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमले की यह स्थिति चेन रुई के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं थी। चेन रुई ने शूरा की इच्छाशक्ति को बुरी तरह दबाया। वह चीखा और आसपास की हर चीज पर बेतहाशा हमला करने लगा, अपनी शक्ति को बाहर निकालने लगा, जो फूटने ही वाली थी, लेकिन ये हमला बस एक अस्थायी राहत थी। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी। वह स्तब्ध होकर रास्ते भर कई चीजों को चकनाचूर करता रहा। आसपास का धुंधला दृश्य तेजी से पीछे हट गया और एक के बाद एक टूटने और गिरने की आवाजें आने लगीं।
आखिरकार जब उसका मन शांत हुआ तो उसने पाया कि वह खंडहर के बाहर आ चुका था। उसके सामने एक रोशनी थी। उसे खुदाई करते पत्थरों की हल्की सी खनक सुनाई दी। वह खदान वाले इलाके में वापस आ गया। ये हलचल छोटी नहीं थी। ड्रैगन शिलालेख, जो मूल रूप से सुरक्षा के लिए एक चेतावनी थी, बहुत पहले ही सक्रिय हो चुका था। कई क्रिस्टल पुरुष इस ओर चल पड़े। चेन रुई को स्पष्ट रूप से दिखाई देने से पहले ही क्रिस्टल पुरुष एक शक्तिशाली बल द्वारा चकनाचूर हो गए। चेन रुई आखिरकार अपनी समझदारी बरकरार रख पाया और उसने उन डरे हुए खनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी नज़र में आए सभी क्रिस्टल मैन मिट गए। खदान की गहराई से एक गर्जना हुई। जैसे जैसे आवाज़ नज़दीक आती गई, एक जोरदार दबाव ने उसे घेर लिया। पास की खदान में काम करने वाले क्रिस्टल मजदूर तो ठीक थे, लेकिन कमज़ोर खनिकों के मुंह से आवाज़ के झटके से खून बहने लगा। उन्हें गंभीर चोटें आईं और कुछ तो बेहोश भी हो गए। आमतौर पर दानव अधिपति के चरम चरण का शक्तिशाली दबाव और ड्रैगन की प्रतिभा चेन रुई के मन को तीव्रता से विचलित कर देते थे। हालांकि इस समय उसका मन आत्मिक शक्ति के उच्च स्तर से उमड़ रहा था। उसने न केवल पीछे हटने से इनकार किया, बल्कि दहाड़ते हुए दबाव का सामना किया। याकूब, ये क्रिस्टल ड्रैगन जेकब था जिसने ड्रैगन जैसी दहाड़ लगाई। पिछली बार क्रिस्टल वैली में पगलियों द्वारा बुरी तरह घायल किए जाने के बाद उसे आखिरकार यह उपचार स्थल मिल गया, लेकिन वहां फिर से एक घुसपैठिया मौजूद था। जब उसने अपना नाम पुकारा तो वह अवचेतन रूप से चौंक गया। फिर उसने एक आकृति को तेजी से दौड़ते हुए देखा। हालांकि शक्ति में उतार चढ़ाव तेज थे, लेकिन जो सांसें निकल रही थीं वे केवल दानव सम्राट के स्तर की थीं। अज्ञानी कचरा, तुम मेरा महान नाम जानते हो और फिर भी मौत का सामना करने की हिम्मत कर रहे हो। जेकब को इस व्यक्ति की उत्पत्ति की परवाह नहीं थी। जो कोई भी उसके उपचार में बाधा डालने की हिम्मत करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। वह उस क्षण भयावह रूप से हंसा। जैसे ही वह इस अज्ञानी दानव सम्राट को कुचलने वाला था, उसके सामने एक मुट्ठी बड़ी हो गई। बूम! इस मौके की गति और ताकत जेकब की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वह अचानक चौंका, उसका पूरा शरीर बेरसिर पावर के प्रभाव से अनायास ही पीछे की ओर उड़ गया। उसकी गर्दन लगभग सिर के पीछे तक मुड़ गई और उसके चेहरे पर मुक्के का एक निशान पड़ गया। जेकब गुस्से में था, लेकिन उस आकृति ने तेजी से उसे हवा में ही पकड़ लिया। एक और जोरदार मुक्का क्रिस्टल ड्रैगन के पेट पर लगा। इस मुक्के ने जेकब की पीछे की ओर उड़ने की गति को तुरंत तेज कर दिया। उसका शरीर वास्तव में चट्टान की दीवार में धंस गया था। चेन रुई ने प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का मौका नहीं दिया। जब वह हमला जारी रखने वाला था तो उसे अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। उसे पहले ही मुक्का मारा जा चुका था। इस समय जेकब की दहाड़ गुफा से गूंज उठी। सच कहूं तो रहस्यमयी जैड कवच के साथ भी दानव अधिपति के चरम अवस्था से एक जोरदार मुक्का चेन रुई की छाती की हड्डी को कवच के आर पार कुचलने के लिए काफी था, लेकिन इस मुक्के से वह बस कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी छाती पर बना हल्का सफेद निशान तुरंत गायब हो गया। अब उसे लगा कि उसके शरीर में सूजन की शक्ति कुछ कम हो गई है। जेकब का राज्य और शक्ति चेन रुई से कहीं बेहतर थी। पहले उसने लापरवाही से सिर्फ 2 घूंसे खाए थे। उसका गुस्सा भड़क रहा था और उसका हमला एक प्रचंड तूफान की तरह था जिसने चेन रुई को घेर लिया था। चेन रुई की मांसपेशियों की सजगता उस उमड़ती हुई शक्ति की उत्तेजना के तहत आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी जिसे मुक्ति की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसकी चेतना अभी भी दानव अधिपति स्तर के चरम स्तर तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके अलावा अब वह उन्मत्त अवस्था में था, इसलिए समय पर प्रतिक्रिया देना मुश्किल था। वह केवल कुछ सहज क्रियाओं से ही प्रतिरोध कर सकता था। अब वह नुकसान में था। पलक झपकते ही चेन रुई को पता ही नहीं चला कि उसने कितने वार झेले थे, लेकिन इस तरह का प्रहार, जो उसके शरीर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, अब उसके शरीर के विस्फोट के संकट को कम कर चुका था। आत्मिक शक्ति को अवशोषित करने की प्रक्रिया में उसकी आत्मिक शक्ति लगातार बढ़ रही थी और उसकी प्रतिक्रिया भी प्रबल होती जा रही थी। जेकब के मुक्कों का समय और प्रक्षेप पथ स्पष्ट होता जा रहा था। बूम! चेन रुई ने समय रहते जेकब की कोहनी पकड़ ली और फिर क्रिस्टल ड्रैगन पर जोरदार हेडबट से वार किया। प्रतिद्वंद्वी को चक्कर आने के कारण पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसने जोरदार घुटने से वार किया और फिर एक और मुक्का मारा जिससे जेकब उछलकर गिर पड़ा। खदान में किसी गुफा में आराम कर रही दीपक आत्माओं ने अचानक जमीन को हिलते हुए महसूस किया और यह और भी तेज होता गया। ऐसा लगा जैसे जमीन से कोई भयानक चीज फूटने वाली हो। गैंशा ने तुरंत दीपक आत्माओं को ऊर्जा रूपांतरण यंत्र को गुफा के बाहर ले जाने के लिए प्रेरित किया। गुफा से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद उन्हें एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। 2 भयानक सांसें आसमान में उड़ी और टक्कर का धमाका होता रहा। दोनों आकृतियां हवा से जमीन तक लड़ती रहीं। दृश्य बेहद भयंकर था और आसपास विनाश के भयानक निशान थे। मैंग्रोव वन में रहने वाली मेडुसा मछलियां भी घबरा गईं। शुरू से ही जेकब का पलड़ा भारी था और अब दोनों बराबरी पर थे। वह जितना लड़ता उतना ही डरता जाता।
अब वह इस प्रतिद्वंदी को दैत्य सम्राट नहीं समझता था। ऐसा भयानक दैत्य सम्राट कैसे हो सकता है जो दैत्य अधिपति के चरम स्तर से इस हद तक जूझ रहा हो। ये प्रतिद्वंदी अप्रत्याशित है। कभी कभी तो वह बिल्कुल अलग इंसान लगता है और उसका हमला करने का तरीका तो और भी अजीब है। जेकब भी उसकी ऐसी विनाशकारी सांस देखकर हैरान रह गया। तुम कौन हो? जेकब ने चेन रूई को मुक्का मारकर पीछे धकेल दिया और चिल्लाया। जेकब के साथ युद्ध ने चेन रूई को आत्मिक शक्ति का मार्ग खोजने में सक्षम बनाया। उसे बस इस बात से राहत मिली कि विस्फोट का संकट काफी हद तक सुलझ गया था। उस समय उसने अशांत शक्ति को दबाने की पूरी कोशिश की। वह भयावह मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें अब भी अपना वह पुराना दोस्त याद है जिसने क्रिस्टल वैली में पगलियों के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अफसोस है कि तुम्हारी दौलत चली गई, वरना मुझे इसे फिर से लेने में कोई आपत्ति नहीं होती। जेकब की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी हत्या की नीयत आसमान छू गई। ये तुम हो? इस आदमी ने खुद को एक प्रतिभाशाली मैकेनिक और जादुई चक्रों का उस्ताद बताकर प्राचीन रून स्लैब चुराने के लिए उसका भरोसा तोड़ा। उसने एक भयानक औरत के साथ मिलकर उस क्रिस्टल वैली को तबाह कर दिया जिसे वह कई सालों से चला रहा था। फिर उसने अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन को आकर्षित किया और उसके द्वारा बरसों से जमा किए गए खजानों को लूट लिया। वह जेकब का सबसे घिनौना दुश्मन था। इस तरह के दुश्मन का गहरी नफरत से सामना करते हुए क्रिस्टल ड्रैगन की हल्की नीली आंखें लाल हो गईं। किसी भी बकवास की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसकी ताकत बढ़ गई और उसने एक भयंकर हमला किया। चेन रूई एक ही वाक्य से उसकी नफरत भड़काने में कामयाब हो गया। क्रिस्टल ड्रैगन की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह चाहता था। उसने दमनकारी शक्ति छोड़ दी और क्रिस्टल ड्रैगन का अभिवादन किया। जेकब ने कुछ देर तक जोरदार हमला किया। जब उसने देखा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता तो उसने अपना शरीर हिलाया और अपना असली रूप प्रकट किया। 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे एक विशाल क्रिस्टल ड्रैगन ने अपनी पूंछ हिलाई। चेन रूई ने उसे टाला नहीं। उसने अपनी बाहें सामने इस मुद्रा में रखी जैसे वार झेलने के लिए तैयार हो। हालांकि ड्रैगन के शरीर की शक्ति मानव रूप से कहीं ज्यादा प्रबल थी। इस झटके से चेन रूई का शरीर उड़ गया। जमीन पर उतरने से पहले ही वह ड्रैगन की सांसों से घिर गया। इस ड्रैगन की सांस में क्रिस्टलीकरण और विस्फोट की भयानक शक्ति समाहित थी। चेन रूई मानो अचानक चौंक गया। उसे गोली लगी और उसका पूरा शरीर पल भर में क्रिस्टल के एक टुकड़े में बदल गया। जेकब विजयी स्वर में दहाड़ा। क्रिस्टल तुरंत फट गया और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि क्रिस्टल ड्रैगन की आंखों में अचानक एक सतर्क भाव दिखाई दिया। एक आकृति हवा में नीचे कूदी और एक जबरदस्त ताकत वाला घूंसा उसके पंख पर लगा। फिर ड्रैगन के शरीर से धड़कन की आवाज जारी रही। अभी अभी हुए विस्फोट ने क्रिस्टल के खोल की बाहरी परत को चकनाचूर कर दिया था। बीच में मौजूद चेन रूई ड्रैगन की सांस से क्रिस्टलीकृत नहीं हुआ था, बल्कि इस प्रहार ने उसे पागल जानवर लाफर और किया की मां फ्रेया की याद दिला दी, जिन्हें जेकब ने क्रिस्टल घाटी में इसी तरीके से मार डाला था। उसके दिल में भरे क्रोध के साथ उसके हमले और भी तेज हो गए। हालांकि ड्रैगन बॉडी में बदलने के बाद शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन बड़े बॉडी का मतलब ये भी था कि जिन लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता था वे बड़े और ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट थे। चेन रूई के जबरदस्त हमले के आगे जेकब धीरे धीरे कमजोर स्थिति में आ गया। जेकब ने अपने पंख फड़फड़ाए, दूरी खींची और चीखा। उसने अपना शरीर हिलाया और अनगिनत शल्क बिखर गए। ये शल्क क्रिस्टल के खंभों में बदल गए। पूरा स्थान एक क्रिस्टल की दुनिया बन गया। क्रिस्टल क्षेत्र। चेन रूई ने क्रिस्टल ड्रैगन का क्षेत्र 2 बार देखा था, लेकिन अतीत में एक दर्शक के रूप में यह आज के व्यक्तिगत अनुभव से बिल्कुल अलग अनुभव था। पूरे क्रिस्टल क्षेत्र में केवल आकाश और अशांत महासागर था, कोई जमीन नहीं थी। समुद्र में कुछ क्रिस्टल लाइटें जल रही थीं जो बहते हुए लिक्विड क्रिस्टल जैसी लग रही थीं। समुद्र और आकाश को जोड़ते हुए अनगिनत विशाल क्रिस्टल स्तंभ थे। दृश्य अद्भुत था। यह इलाका न सिर्फ देखने में सुंदर था, बल्कि यहाँ जादू टोने से जुड़ी कोई भी शक्ति काम नहीं करती थी। इसे जादू का सर्वथा विनाशक कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, चेन रूई ने खंभों और समुद्र के बीच एक खास तरह की प्रतिध्वनि तरंग महसूस की। उसके शरीर की शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी और उसके हमले भी इस लहर के नीचे बिखर गए। जब उसने जेकब पर प्रहार किया तो नीचे समुद्र में बस एक लहर उठी। क्रिस्टल ड्रैगन को जरा भी चोट नहीं आई। जेकब पूरे क्षेत्र में आकाश और पृथ्वी के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था, तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में चेन रूई आकाश और पृथ्वी की शक्ति को कैसे हिला सकता था। इस क्षेत्र में क्रिस्टल सांस बेहद तेज थी। अगर वह स्थिर भी खड़ा रहता तो भी उसका शरीर हल्का सा क्रिस्टलीकृत महसूस होता। दानव अधिपति के चरम चरण का वास्तविक क्षेत्र दानव सम्राट के छद्म क्षेत्र से तुलनीय नहीं था। चेन रूई की वर्तमान अप्रत्याशित शक्ति केवल अर्धदेव शक्ति के लगभग विस्फोटित शरीर के कारण थी। यह एक प्रकार के वेंटिंग के बराबर थी और यह समाप्त होने वाली थी। एक बार जब यह शक्ति तारा रूपांतरण द्वारा भस्म हो गई
तो वह दानव अधिपति के चरम चरण के जेकब का मुकाबला नहीं कर सकता था, भले ही वह अपनी मूल अवस्था में वापस न आए। अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो हारना निश्चित ही उसकी ही होगी, इसलिए उसे जेकब को आसमान छूती आत्मा शक्ति के समाप्त होने से पहले ही मार देना चाहिए। समुद्र में उथल पुथल मची हुई थी। चेन रुई ने जेकब पर लगातार सैकड़ों घूंसे बरसाए, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी विशाल पूंछ उसे हिलाकर समुद्र में ले गई। समुद्र का पानी अचानक एक ठोस क्रिस्टल में बदल गया, जिससे चेन रुई का शरीर जम गया और वह पूरी तरह से गतिहीन हो गया। जेकब ने हमला तो नहीं किया, लेकिन उसने क्षेत्रीय शक्ति को दुश्मन को क्रिस्टलीकृत करने की शक्ति को लगातार मजबूत और गाढ़ा करने के लिए प्रेरित किया। समुद्र का पानी लगातार जमे हुए क्रिस्टल को धोता रहा, जिससे वह और बड़ा होता गया। क्रिस्टल क्षेत्र की विशेषताओं के साथ तब तक प्रतिद्वंद्वी की शक्ति समाप्त हो चुकी होगी। अंत में प्रतिद्वंद्वी सचमुच एक बेजान क्रिस्टल बन जाएगा। जब जेकब अपनी ताकत लगा रहा था तो वह अचानक बेवजह कांप उठा। क्रिस्टल क्षेत्र में एक तरह की सांस बढ़ती गई, धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। यह एक विशाल आत्मिक शक्ति थी और इसमें कुछ अविश्वसनीय विशेषताएं थीं। क्रिस्टल ड्रैगन के लिए इस गौण की अनुभूति एक प्रकार का सहज दबाव था, जिसने उसके हृदय में एक प्रबल भय उत्पन्न कर दिया, जैसे किसी सेवक ने अपने स्वामी को देखकर भय उत्पन्न कर दिया हो। विशाल आत्मिक दबाव अचानक विनाशकारी सांसों के साथ ठंड के झोंकों में बदल गया। कुछ देर के लिए पूरे महासागर का प्रवाह धीमा हो गया और महासागर की सतह धीरे धीरे जम गई। ये क्रिस्टलीकरण नहीं बल्कि जमना था। दरार। एक क्रिस्टल स्तंभ में एक दरार दिखाई दी जो आकाश तक पहुंच गई। फिर 10 स्तंभ। आत्मा को भेदने वाले भयानक निम्न तापमान के कारण क्रिस्टल के स्तंभ जम गए थे और उनमें दरारें पड़ गई थीं। समुद्र बहुत पहले ही बर्फ की दुनिया में तब्दील हो चुका था। ठंडी हवा में निहित विनाशकारी शक्ति का तो जिक्र ही नहीं, उस विशेष दबाव ने जेकब के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना भी मुश्किल बना दिया था। उसने अपनी क्षेत्रीय शक्ति का कई बार इस्तेमाल किया, लेकिन वह ठंडी हवा को रोक नहीं पाया। सदमे के बीच उसने अचानक नीचे से एक तेज और प्रचंड सांस आती महसूस की। पूरा क्रिस्टल क्षेत्र एक ज्वलंत लाल रंग में प्रतिबिंबित हो गया। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो अचानक उसे एक विशाल अज्ञात राक्षसी जानवर दिखाई दिया, जो एक शक्तिशाली डरावनी सांस में लिपटा हुआ था। वह बर्फ से निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा था। एक क्षण में क्रिस्टल ड्रैगन के मन से एक प्रबल संकट उभर आया। क्रिस्टल ड्रैगन इतना भयभीत क्यों था? क्या चेन रुई को जो आत्मा विरासत में मिली थी वह क्रिस्टल ड्रैगन का स्वामी था? नोट: स्टार रूपांतरण को पहले ब्रैकेट में नहीं रखा गया था, लेकिन मैंने स्टार भक्षण को एक कौशल के रूप में देखते हुए जोड़ा। लंबे, सांप जैसे सर्प जैसे उग्र विशालकाय जानवर को देखकर क्रिस्टल ड्रैगन को सहज ही एक तरह का दमन महसूस हुआ। यह न केवल ठंडी सांसों में आत्मा का दबाव था, बल्कि उस क्रूर विशालकाय जानवर में भी उसी स्तर का स्वाभाविक दबाव था। क्रिस्टल ड्रैगन को यह भ्रम भी हो रहा था कि यह एक असली ड्रैगन है। वह चमगादड़ के पंखों वाली एक छिपकली के अलावा कुछ नहीं था। ये कैसे संभव है? ये तो बस एक अज्ञात राक्षसी जानवर है जिसकी शक्ति की नकल की गई है। विनाशकारी बर्फीली सांसें लपटों से भरे झुलसते ड्रैगन से नहीं टकराईं, बल्कि उन्होंने भड़की हुई लपटों को और भड़का दिया। प्रचंड आभा जेकब तक पहुंचने से पहले ही उस पर कसकर जकड़ी हुई थी। जेकब के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बेवजह जबरदस्त झुलसाने वाले ड्रैगन का सामना करते हुए उसके दिल में एक गहरी अनिच्छा भी थी। जैसे ही वह झुलसाने वाले ड्रैगन पर टूट पड़ा, पारदर्शी ड्रैगन का शरीर एक लहराती हरी लौ के साथ फूट पड़ा। पलक झपकते ही हरी लौ का सामना करता क्रिस्टल ड्रैगन और ज्वाला से घिरा झुलसता ड्रैगन हवा में एक दूसरे से टकरा गए। पूरा क्रिस्टल क्षेत्र हिल गया और जमे हुए समुद्र में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। आकाश में ऊंचे जमे हुए क्रिस्टल स्तंभ एक एक करके टूटकर ढह गए। अनगिनत टूटे हुए बर्फ और क्रिस्टल आकाश में उड़ रहे थे। सतह पर क्रिस्टल ड्रैगन ने झुलसाने वाले ड्रैगन की शक्ति का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। दोनों पक्ष समान स्तर पर बराबरी पर थे। हालांकि अब जेकब को पता चल गया था कि यह झुलसाने वाला ड्रैगन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। ये सहज सा दबाव वास्तव में कोई भ्रम नहीं था। इतना ही नहीं, क्रिस्टल क्षेत्र की उसकी शक्ति भी आत्मा के दबाव की विनाशकारी ठंड के कारण अपने निम्नतम बिंदु पर सीमित हो गई थी। उसका शरीर और क्षेत्र दोनों ही उसके रंग स्वभाव के समान सहज संयम के अधीन थे। हजारों वर्षों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। हालांकि जेकब बेहद क्रोधित था, लेकिन अब स्थिति काफी खराब थी। उसका शरीर झुलसते हुए ड्रैगन द्वारा ऊपर की ओर धकेला जा रहा था। और भी ज्यादा क्रिस्टल स्तंभ ढह रहे थे। क्रिस्टल क्षेत्र ढहने के कगार पर था। क्रैक! क्रिस्टल ड्रैगन के शरीर पर अनगिनत छोटी छोटी दरारें उभर आईं। चांदी के बक्से के लिए लड़ाई में लगी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं। फिर कैथरीन और पैग्लियो ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अब झुलसते ड्रैगन के भारी दबाव का सामना करते हुए उसका शरीर अब और भार सहन नहीं कर पा रहा था। अचानक एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई दी।
आकाश, जमे हुए समुद्र तट, ऊंचे क्रिस्टल स्तंभ, सब कुछ एक पल में बिखर गया। हवा में एक विशाल क्रिस्टल सा साफ ड्रैगन शरीर बुरी तरह चीखता हुआ उड़ गया। टूटे हुए शल्क और क्रिस्टल रास्ते में गिरते रहे, जबकि ज्वाला से लिपटा झुलसता ड्रैगन बेतहाशा आसमान में ऊपर उठा, मानो भागते हुए प्रतिद्वंद्वी पर मुस्कुरा रहा हो। उस समय याकूब के दिल में सबसे बड़ी बात नफरत नहीं, बल्कि डर था। ये दुश्मन तो मेरा दुश्मन है, जहरीले अजगर पगलियों से भी ज्यादा दुश्मन। पहली बार जब मैं इस आथ से मिला तो मेरी प्राचीन रून स्लैब चुरा ली गई और मुझे उस महिला ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब मैं दूसरी बार इस आदमी से मिला तो पगलियों ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया और जो धन मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था वह भी मुझसे छीन लिया गया। तीसरी बार जब मैं इस दुश्मन से मिला तो वह न तो दानव लोक की नंबर 1 महिला के साथ था, न ही 2000 साल पहले वाले पुराने दुश्मन के साथ। वह अकेला है। यह मेरे लिए पिछले अपमान का बदला लेने का सबसे अच्छा मौका था। हालांकि लड़ाई से पहले मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इस दुश्मन में मुझे लगभग मार डालने की ताकत है। अगर मैंने झुलसते हुए अजगर का ध्यान भटकाने के लिए अपने इलाके में विस्फोट नहीं किया होता तो शायद झुलसते हुए अजगर मुझे चीर फाड़ देता। अब जब मैं जख्मों से भरा हुआ हूं तो अगर मैं भाग ना पाता तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। क्रिस्टल ड्रैगन को आसमान में गायब होते देख चेन रुई की शक्ति जवाब दे गई और वह धीरे से जमीन पर बैठ गया। ऐसा नहीं था कि वह जेकब को मारने के लिए जीत का फायदा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन झुलसा देने वाले ड्रैगन की हत्या ने अभी अभी उसकी अधिकांश अपचनीय शक्ति को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया था। क्रिस्टल ड्रैगन द्वारा क्षेत्र शक्ति को गंभीर रूप से घायल करने पर बची हुई सारी आत्मिक शक्ति नष्ट हो गई। दूसरे शब्दों में, जो आत्मिक शक्ति उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी वह अंततः युद्ध में तारा भक्षण जोड़ तारा रूपांतरण जोड़ शक्ति क्षीणता द्वारा भस्म हो गई। अगर जेकब अभी नहीं भागा या वापस नहीं लौटा तो चेन रुई ही भाग जाएगा। यह एक ऐसा युद्ध था जहां दोनों पक्ष एक दूसरे से भयभीत थे। अब जबकि क्रिस्टल ड्रैगन डर के मारे भाग गया, चेन रुई ने आराम किया और धीरे धीरे अपने शरीर में नई अर्जित शक्ति को समायोजित किया। इस बार की विरासत को बाल बाल बच निकलने जैसा माना जा सकता है। सच कहें तो फसल भी उतनी ही जबरदस्त थी। जाहिर है तथाकथित उत्तराधिकार महज एक योजना थी। पिछला ज्वालामुखी गुफा परीक्षण मेजबान की परीक्षा लेने का एक परिदृश्य होना चाहिए था। अगर वह असफल होता तो उसे मार दिया जाता। गुफा मिशन पूरा करने के बाद उत्तराधिकार स्वीकार करने की उसकी पात्रता वास्तव में ये शरीर पर कब्जा था निर्धारित की जाती थी। बाद वाला सौम्य व्यवहार वास्तव में शरीर पर कब्जा करने की शुरुआत थी। इसमें लिप्त होने की प्रक्रिया में चेतना असुरक्षित हो जाती और आसानी से छीन ली जाती। यह अफसोस की बात थी कि अर्धदेव की आत्मा को यह उम्मीद नहीं थी कि महाशक्ति जैसा कुछ असंतुलन है। परिणामस्वरूप वह चेन रुई का पोषक बन गई। ये भी सौभाग्य की बात थी कि चेन रुई ने जेकब के साथ युद्ध का उपयोग अपनी अत्यधिक शक्ति को बाहर निकालने के लिए किया। अन्यथा अपने दानव सम्राट स्तरीय शरीर के साथ वह निश्चित रूप से अर्धदेव स्तरीय आत्मा को पचा नहीं पाता। भले ही वह विस्फोट न करता, उसे शूरा की चेतना निगल जाती। सुपर सिस्टम स्टेटस बार में व्यापक शक्ति माने प्लस हो गया था, जो दानव सम्राट का चरम चरण था। ये कड़वाहट व्यर्थ नहीं गई। चेन रुई खुश हुआ जब उसकी चेतना ने A+ देखा तो उसने विशिष्ट मान दिखाए। शारीरिक बनावट A+, शक्ति A+, आत्मा S जोड़ और गति A+। स्पिरिट S जोड़। क्या हो रहा है? चेन रुई अचानक हुई उत्तेजना से लगभग स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसकी आत्मा अनगिनत बार फैल गई है। ये वृद्धि आत्मिक शक्ति में प्रकट हुई। दुर्भाग्य से वह कोई जादूगर नहीं था, अन्यथा उसकी आक्रमण शक्ति सीधे बढ़ जाती। फिर भी आत्मिक शक्ति के गुणात्मक परिवर्तन के लाभ काफी अच्छे थे। वास्तव में वह इसी आत्मिक शक्ति के कारण जेकब के आक्रमणों का अभी से अनुमान लगा सकता था। चेन रुई को अपने शरीर में कुछ अलग सा महसूस हुआ और उसे अचानक इसका एहसास हुआ। पता चला कि युद्ध में प्रकट हुई शक्तियों के अलावा कीमिया सभ्यता की अर्धदेव आत्मा ने वास्तव में उसकी आत्मिक शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन किया था। इस बीच जिस चीज ने वास्तव में उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाया और उसे आगे चलकर दानव सम्राट तक पहुंचाया, वह अर्धदेव शक्ति का वह अंश था जिसे शैतान ने कभी उसके शरीर में प्रत्यारोपित किया था। उसी अर्धदेव स्तर और उससे भी बड़ी आत्मा के प्रभाव में शैतान की शक्ति का अंश पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। इस तरह उसके शरीर का एक छिपा हुआ खतरा भी दूर हो गया। भविष्य में दोहरी ट्रेनिंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए? चिंता न करें, स्टार डिवोरिंग में अभी भी एक विशाल आत्मिक शक्ति है जो स्टार कन्वर्जन द्वारा परिवर्तित नहीं हुई है। मैं अपनी स्त्रियों के लाभ के लिए संभोग करके भी ऐसा कर सकता हूँ। शक्ति वृद्धि के अलावा एक और बड़ी उपलब्धि निस्संदेह चौथे क्षेत्र शीतकालीन क्षेत्र की समझ थी। शीतकालीन क्षेत्र को पूरा करना चेन रुई की लंबे समय से अभिलाषा थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह पहले कभी कोई उचित तरीका नहीं खोज पाया था।
ये परीक्षा सुपर सिस्टम के उपयोग के बिना एक संघर्ष थी जिसने उसे अभ्यास करने का सर्वोत्तम अवसर दिया। विशेष रूप से अंत में महान तलवार राक्षस के विरुद्ध जीवन मरण के क्षण का सामना करते हुए उसने अद्भुत अनुभूति को सटीक रूप से प्राप्त किया। जेकब के साथ अगले युद्ध में इस अनुभूति का और अधिक अभ्यास किया गया। शीतकालीन क्षेत्र शूरा की विनाशकारी शक्ति से प्रेरित था। बर्फ की सील और समाप्ति इस क्षेत्र का सार थे। क्रिस्टल क्षेत्र को दबाने के लिए वह इसे इस्तेमाल कर सका। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि उसने क्रिस्टल क्षेत्र के दबाव और अर्धदेव स्तर की आत्मिक शक्ति के विस्फोट का इस्तेमाल किया था। किसी आकस्मिक टक्कर में शीतकालीन क्षेत्र अर्धदेव स्तर की आत्मिक शक्ति के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया। इस प्रकार चारों क्षेत्र अंततः पूरे हो गए। अर्धदेव की आत्मा के लीन होने के साथ ही चेतना के कुछ शेष अंश भी लीन हो गए। पिछले युद्ध में उसके लिए इस पर विचार करना असंभव था, लेकिन अब वह धीरे धीरे इस पर गौर कर सकता था। चेतना के इन अंशों में चेन रूई ने कई अनमोल स्मृतियां अर्जित कीं। तथाकथित परीक्षण भ्रम वास्तव में एक क्षेत्र राज्य था, लेकिन अधूरा था। इसे आत्मा के स्वामी ने अपनी मृत्यु से पहले छोड़ा था। क्षेत्रीय राज्य की हर चीज को स्वप्न के वास्तविक दृश्य कहा जा सकता था। बोध और शक्ति की प्राप्ति को बरकरार रखा जा सकता था। यह महातंत्र के प्रशिक्षण स्थल जैसा था। अंतर यह था कि एक बार मिशन विफल हो जाने पर वह शासन की शक्ति के अधीन सचमुच मारा जाता था। हालांकि मुकदमे में देखे गए आक्रमण और बचाव पक्ष क्षेत्रीय राज्य की शक्ति द्वारा अनुकरण किए गए थे, वे काल्पनिक नहीं थे। क्रिस्टल राक्षसी जानवर का नाम क्रिस्टल तेंदुआ था और विशाल क्रिस्टल जानवर का नाम क्रिस्टल ड्रैगन था। संयोग मेगा मेचा का नाम एकत्रित कठपुतलियों और दीपक आत्माओं से बना था, जो सभी प्राचीन कीमिया सभ्यता की देन थे। गुफा में मौजूद दुश्मन के लिए छोटे राक्षस को गैप दानव कहा जाता था, लंबे सींग वाले राक्षस को बेस्क दानव कहा जाता था, ज्वाला स्त्री को धधकती ज्वाला चुड़ैल कहा जाता था, महातलवार राक्षस को रसातल स्वामी कहा जाता था और राक्षसों को उत्पन्न करने वाली मातृ देह को ब्रूट कहा जाता था। इन भयानक राक्षसों को सामूहिक रूप से रसातल परिवार कहा जाता था। स्मृति के टुकड़ों में एक दृश्य ऐसा भी था जहां अनगिनत रसातल राक्षस एक कीमिया सभ्यता के महल पर उन्मत्त होकर हमला कर रहे थे। जादुई क्रिस्टल तोप जैसे आक्रमणकारी हथियार, इकट्ठी कठपुतलियां, क्रिस्टल ड्रैगन वगैरह जैसे रक्षक हर जगह मौजूद दुश्मनों को रोक नहीं पा रहे थे। मूल रूप से अभेद्य महल धीरे धीरे रसातल राक्षसों के सैलाब से घिर गए। ये कीमिया सभ्यता की दुनिया का एक टुकड़ा मात्र था जिसे रसातल के राक्षसों ने नष्ट कर दिया था। चेनरूई द्वारा अवशोषित आत्मा के स्वामी ने सभ्यता के विनाश से पहले जमीन में धंस रहे क्षतिग्रस्त महल को नियंत्रित करने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया। पहले से ही खतरे में पड़ा शरीर नष्ट हो गया और आत्मा लंबी नींद में सो गई। कुछ वर्षों तक ऊर्जा को स्वतः अवशोषित करने में सक्षम टूटे हुए महल ने अंततः थोड़ी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली। कुछ दीपक आत्माएं पुनर्जीवित हो गईं। उन्होंने ऊर्जा संचयन शुरू करने के लिए एक प्रकार के भूमिगत युवान खनिज का उपयोग किया और वे आत्मा के आदेश का पालन करते हुए उसके सो जाने से पहले एक उपयुक्त उत्तराधिकारी की तलाश में निकल पड़े। यह एक दुखद घटना थी कि आत्मा को चेनरूई जैसा संकी मिल गया। नतीजतन चेनरूई पर कब्जा करने के बजाय वह निगल लिया गया। हालांकि लिटिल चेन के घुटने में तीर लगा था, लेकिन इस विपत्ति से बचकर आखिरकार उसे आशीर्वाद मिला। उसे न केवल अप्रत्याशित शक्ति मिली, बल्कि उसने सिकाली का मिशन भी पूरा किया। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्राप्त स्मृति अंशों में प्राचीन रसायन शास्त्र सभ्यता का बहुत सारा ज्ञान और अनुभव भी था, जिसमें औषधि विज्ञान और यांत्रिकी भी शामिल थी। हालांकि यह ज्ञान बहुत पूर्ण नहीं था, फिर भी उनमें से अधिकांश अब लुप्त हो चुका था। रसायन शास्त्रियों के लिए यह किसी भी धन से ज्यादा कीमती था। जब वह उत्साहित हुआ तो उसने दीपक आत्माओं के एक समूह को सावधानी से अपनी ओर आते देखा। गैंशा के नेता के नेतृत्व में उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखे और घुटनों के बल झुककर कहा, गुरु। दीपक आत्माओं द्वारा पहचाने जाने से ऐसा लगता है कि यह विरासत सचमुच एक सफलता है। चेनरूई की नज़र अनायास ही दीपक आत्माओं के वक्षस्थल पर पड़ गई और उसे भ्रम में किसी बेतुकी स्थिति का ख्याल आया। उसका दिल गर्म हो गया और उसने ध्यान भटकाने वाले विचारों से छुटकारा पाने के लिए जोर से अपना सिर हिलाया। चलो खंडहर में चलते हैं। मैंने जिनसे वादा किया था कि मैं उसे जिंदा कर दूंगा। स्मृति अंश के अनुसार एबिस परिवार अभी भी दानव क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ था। लेकिन एबिस परिवार का शैतान से क्या लेना देना है? क्या वे एक ही ताकतें थीं, या शैतान और कीमिया सभ्यता ने एबिस परिवार के खिलाफ गठबंधन किया था? इसके अलावा क्या वर्तमान क्रिस्टल ड्रैगन पुराने क्रिस्टल ड्रैगन का उत्परिवर्तित वंशज हो सकता है? इस अध्याय में बहुत सारे रहस्य हैं। डार्क मून एस्टेट, चांदनी किला, राजधानी सेना का आधार शिविर। सीट पर उदास चेहरे के साथ रीजेंट ऑब्सीडियन को देखते हुए न तो जनरलों और न ही लॉर्ड्स ने बोलने की हिम्मत की।
कल रात असुरक्षित मूनलाइट किले पर कब्जा कर लिए जाने के बाद गठबंधन सेना के नए उप कमांडर पेलोर ने राजधानी की 3 कुलीन सेनाओं और फ्लाइंग क्लाउड लीजन का नेतृत्व करते हुए पराजित सेना का पीछा किया और टाउन डिको पर हमला किया। हालांकि इस हमले का नतीजा बिल्कुल अप्रत्याशित था। पेल्लर को डिको शहर में 5 लाख से ज्यादा मरे हुए सैनिकों ने घेर लिया था। दुश्मन का पीछा कर रही पहली सेना और उड़ते बादलों की सेना को पराजित सेना और मरे हुए सैनिकों ने घेर लिया। पूरी सेना का सफाया हो गया। भोर होते ही कमांडर पेल्लर ने दूसरी और तीसरी सेना का नेतृत्व किया, जिसमें 30,000 से भी कम सैनिक बचे थे, और घेराबंदी तोड़ दी। गठबंधन सेना के उप कमांडर और इस छापे के कमांडर पेलोर गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश हो गए। प्रथम सेना कमांडर येफा और उप सेना कमांडर केरी का पता अज्ञात था। फ्लाइंग क्लाउड लीजन कमांडर रोमेटी का ठिकाना अज्ञात था। दूसरे सेना कमांडर फ्रांज मारा गया तथा उपसेना कमांडर टोरोस मारा गया। तीसरी सेना के कमांडर न्यूकेल को मामूली चोट आई तथा उपसेना कमांडर लोंजी की लड़ाई में मृत्यु हो गई। 3 दानव अधिपति स्टिलर, बारोको और स्टेबल हारकर पीछे हट गए और उन्हें मामूली चोटें आईं। दानव अधिपति शक्ति पेगासस का ठिकाना अज्ञात था। अज्ञात ठिकानों वाले लोगों की स्थिति आमतौर पर प्रतिकूल होती थी। कितना भारी नुकसान! ये सामंतों के तोप के गोले नहीं, बल्कि राजधानी की असली कुलीन सेना थी। न केवल दानव सम्राट के सेनापति बल्कि दानव अधिपति के पेगासस की भी बलि दी गई। अगर मूनलाइट फोर्ट्रेस की पिछली लड़ाई ने ओब्सिडियन को करारी शिकस्त दी थी, तो टाउन डिको की लड़ाई तो दांत तोड़ने वाला मुक्का थी। यह एक बेवजह की नाकामी थी। शुरुआत में टाउन डिको और मूनलाइट किले के बीच की दूरी के आधार पर जब स्थिति ठीक न हो तो सीधे तौर पर सुदृढ़ीकरण संभव था। हालांकि दुश्मन ने स्पष्ट रूप से इसे ध्यान में रखा और जानबूझकर दोनों जगहों के बीच संपर्क काट दिया। जिन सैनिकों ने टोही की या मदद मांगी, उन्हें बिना किसी अपवाद के रोक दिया गया। जब तक कि पेलोर घेराबंदी से बाहर नहीं आ गया, उसे एहसास नहीं हुआ कि इस समय सुदृढ़ीकरण सैनिक भेजना बेकार था। महाराज, स्काउट ने खबर दी है कि मरे हुए सैनिकों की सेना टाउन डिको से हट गई है। बस, आखिर क्या? ओब्सिडियन का चेहरा भयानक रूप से उदास था। लाशों के पास बचे कवच और हथियार दुश्मन ले गए और काफी संख्या में लाशें गायब थीं। ओब्सिडियन ने मेज पर जोर से पटका और मेज अचानक पाउडर में बदल गई। सब चुप हो गए। महाराज, मरे हुए लोगों की सेना हथियार और लाशें ले गई, जिससे पता चलता है कि उन्हें भी घात लगाकर किए गए हमले में बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए उन्हें अपनी सेना को फिर से भरने के लिए लाशों का इस्तेमाल करना होगा। एक विशेष वेदी की मदद से एक दानव अधिपति जादूगर को भी बड़ी संख्या में लाशों को मरे हुए लोगों में बदलने में काफी समय लगेगा। यह अवसर अपरिहार्य है। मुझे लगता है कि मरे हुए लोगों का पीछा करने के लिए एक बड़ी सेना भेजना संभव होना चाहिए। भले ही उनका सफाया न किया जा सके, लेकिन इससे हमारा सैन्य मनोबल फिर से मजबूत हो सकता है। ये गैरेंट ही था जिसने बात की। हालांकि वह जानता था कि सबसे पहले बोलना उचित नहीं था, क्योंकि ओब्सिडियन उस समय गुस्से में था। युद्ध की स्थिति लगातार बदल रही थी और अवसर क्षणभंगुर था। इसलिए उसने ज्यादा चिंता नहीं की। सब समझते हैं कि मरे हुए लोगों की सेना का हथियार और लाशें ले जाने का इरादा है। तुम्हें इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। ओब्सिडियन ने ठंडे स्वर में कहा, डार्क मून आर्मी बहुत चालाक है। अगर हम अभी उनका पीछा करते हैं तो कौन गारंटी दे सकता है कि पेलोर की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी? गैरेंट ने तर्क देते हुए कहा, महाराज, टाउन डिको के बाद लीथ वाइल्डनेस है। यह इलाका घात लगाकर हमला करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आप पहले इसकी जांच के लिए एक सेना भेज सकते हैं, फिर पीछे की सेना हमले की तैयारी करेगी। जोश ने आवाज लगाई, मौजूदा हालात में जल्दबाजी में आगे बढ़ना उचित नहीं है। हमारी सेना के मनोबल को अब और कम नहीं किया जा सकता, भले ही नुकसान थोड़ा ही क्यों न हो। पेलोर की नाकामी का कारण यह है कि उसने दुश्मन को कम आंका और डार्क मून ने उसे घात लगाकर हमला कर दिया। सेनाओं की असमानता के अनुसार भले ही विरोधी पक्ष के पास मरे हुए सैनिक हों, फिर भी हमारी सेना और युद्ध शक्ति का पलड़ा भारी है। मैं सुरक्षित रहने का सुझाव देता हूं। सबसे पहले टाउन डिको पर कब्जा करें, फिर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा और मनोबल को बहाल करें। इसके अलावा अगली विशिष्ट कार्रवाई तय करने से पहले दुश्मन सेना की गतिविधियों की जांच और निर्धारण के लिए स्काउट्स भेजें। ओब्सिडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। जोश का प्रस्ताव ज्यादा सुरक्षित है, खासकर हमारी सेना अभी भी बढ़त पर है। वाक्यांश ने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन बस, गैरेंट की बात पूरी होने से पहले ही उसे बीच में ही रोक दिया गया। ओब्सिडियन की थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों में ठंडी रोशनी की एक झलक दिखाई दी। इस समय पेलोर गंभीर रूप से घायल है और होश में नहीं है। तुम फिर से डिप्टी कमांडर बनोगे। वर्तमान कार्य टाउन डिको पर कब्जा करना और सेना का मनोबल स्थिर करना है, समझे? गैरेंट ने और कुछ नहीं कहा और उसने सैन्य सलामी दी। जी महाराज। बैठक के बाद गैरेंट को सैनिकों का इलाज करने और उनका मनोबल स्थिर करने का आदेश दिया गया।
जब वह सैन्य आपूर्ति विभाग में पहुंचा तो उसकी मुलाकात जोश से हुई, जो रसद विभाग का प्रभारी था। जनरल, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, आपूर्ति लगभग 1 घंटे में तैयार हो जाएगी। गैरेंट ने थोड़ा सिर हिलाया और अचानक बोला, सर जोश, मैं आज आपके सुझाव से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस समय लगातार स्थिरता की तलाश करने से डार्क मून को और समय ही मिलेगा। क्या हम मिलकर रॉयल हाइनेस ऑब्सीडियन को मना लेंगे? जोश आश्चर्यचकित हो गया और उसने आसपास के लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जनरल, कुछ शब्द शायद उचित न हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं। जब समूह की नेदर हाइड्रा सेना को रेड स्पिरिट एस्टेट पर भेजा गया तो जनरल की राय स्पष्ट रूप से रीजेंट से विपरीत थी। अंततः रीजेंट द्वारा भेजी गई नेदर हाइड्रा सेना का सफाया कर दिया गया। जब हमने बाद में मूनलाइट किले पर हमला किया तो हमारी सेना को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और यह झटका बहुत बड़ा था। ये रीजेंट के आदेशानुसार एक बार की सफलता नहीं थी। असली वजह यह थी कि डार्क मून ने हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा ताकत दिखाई। जब रीजेंट ने 2 बड़ी हवाई सेनाएं भेजीं तब भी उन्होंने किले को ध्वस्त नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जनरल का आदेश गलत था। हालांकि रीजेंट को लगा कि उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इसलिए उसने अपर्याप्त कमान का बहाना बनाकर जनरल के उप कमांडर पद को हटा दिया। फिर पेलोर ने असुरक्षित मूनलाइट किले पर विजय प्राप्त की। जब रीजेंट ने डार्क मून की पराजित सेना का पीछा करने का आदेश दिया तो जनरल ने उसे रोकने के लिए एक बयान दिया। रीजेंट ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी हार। अब रीजेंट स्पष्ट रूप से सेना को पुनः स्वस्थ करना चाहता था, लेकिन जनरल ने फिर से आपत्ति जताई और दुश्मन का पीछा करने का प्रस्ताव रखा। अगर जनरल का निर्णय विफल हो जाता है और सैन्य मनोबल और भी कम हो जाता है तो कोई बात नहीं। इसके विपरीत, अगर जनरल की रणनीति सफल हो जाती है और जीत हासिल हो जाती है तो ये रीजेंट को सबके सामने थप्पड़ मारने के बराबर है। जनरल, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? गैरेंट ने एक पल के लिए जोश को घूरा और अंत में उसने आह भरी, मैं समझ गया कि सर का क्या मतलब है। जनरल कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि रॉयल हाइनेस रीजेंट ने आपसे द्वेष रखने के बावजूद आपको फिर से डिप्टी कमांडर क्यों नियुक्त किया। ये खोया हुआ और फिर से बरामद हुआ डिप्टी कमांडर कोई आसान काम नहीं था। डार्क मून के साथ अगली लड़ाई और भी मुश्किल होगी। अगर जीत होती तो रॉयल हाइनेस ऑब्सीडियन लोगों के बारे में अच्छी राय रखते थे। अगर हार होती तो उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता। गैरेंट ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तो बस एक सैनिक हूं जो सैन्य मामलों को जानता है। मैं बस युद्ध की अंतिम जीत हासिल करना चाहता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई स्वतंत्र सेना या राजनीति नहीं है। जोश ने भी आह भरी, छोड़ो भी, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं जनरल को सच्चे दिल से सलाह देता हूं कि हर चीज के बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लो। इस उपयोगी संस्था की रक्षा करने की पूरी कोशिश करो। साम्राज्य को एक स्तंभ जैसे जनरल की जरूरत है। गैरेंट ने गंभीरता से सिर हिलाया, समझ गया, मैं इन शब्दों को अपने दिल में याद रखूंगा। सर जोश, आपके मार्गदर्शन और मित्रता के लिए धन्यवाद। मैंने आज कोई बकवास नहीं की। मैं तो बस जनरल से सैन्य आपूर्ति के बारे में बात कर रहा था। ये कहते हुए जोश और गैरेंट एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। गैरेंट को शिविर से जाते देख जोश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। हालांकि ये शब्द उन्हें अलग करने के लिए काफ़ी नहीं थे, लेकिन उन्होंने गैरेंट के दिल में एक गहरी कील ठोक दी थी, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई थी। बहरहाल, राजधानी की सेना को पुनर्गठन के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। डार्क मून के लिए समय में देरी का लक्ष्य हासिल हो गया था। स्वामी सेवक अनुबंध और विष के नियंत्रण में जोश अब डार्क मून के जहाज से मजबूती से बंधा हुआ था। अपनी जान और शक्ति की खातिर उसे हर हाल में बूढ़े स्वामी ऑब्सीडियन को उसके घोड़े से उतारना था। फिलहाल उसने गुप्त रूप से बस एक छोटी सी आग भड़काई थी। समय आने पर सबसे महत्वपूर्ण जासूस के रूप में वह पूरे युद्ध का निर्धारण करने वाला प्रमुख व्यक्ति बन जाएगा। चेन रूई, जो व्हाइट फेदर एस्टेट में बहुत दूर था, जोश की छोटी छोटी हरकतों से अनजान था। जैसे ही उसने अर्ध देवता की आत्मा की शक्ति को निगल लिया और शीतकालीन क्षेत्र में आत्मा की सांस का एक अंश समाहित कर लिया, उसे खंडहरों ने सफलतापूर्वक पहचान लिया। वह दीपक आत्माओं के एक समूह के साथ खंडहर में प्रवेश कर गया। ये खंडहर असल में एक टूटा हुआ कीमिया सभ्यता का किला था। युद्ध में हुई भारी क्षति, जीर्णता और ऊर्जा की कमी के कारण ज्यादातर चीजें अब इस्तेमाल लायक नहीं रहीं। एक गुप्त तिजोरी में चेन रूई को दीपक आत्माओं के हृदय दीप मिले। उनकी संख्या हजारों थी, लेकिन उनमें से कई टूट चुके थे और अपनी प्रभावशीलता खो चुके थे। दीपक आत्माओं की शक्ति के स्तर के अनुसार हृदय दीपों को अवरोही क्रम में सोने, चांदी और लोहे में विभाजित किया गया था। नाम का पहला शब्द भी सोना, सफेद और काला था। जिनी का हृदय दीप सुनहरा था। लगभग 100 समान सुनहरे हृदय दीप थे और लगभग 30 अक्षुण थे। यह एक शक्तिशाली बढ़ावा होगा। नोट: चीनी में जिनी और गैंशा के नाम का पहला शब्द सोने से बना है, बस ये नाम पिनइन का सीधा अनुवाद है।
सोने का पिन इंजन है जो जेन जैसा लगता है। हालांकि दीपक आत्माओं का अमर शरीर शक्तिशाली था, पुनरुत्थान अनंत नहीं था। सोने के दीपक 4 बार, चांदी के दीपक 3 बार और लोहे के दीपक 2 बार पुनर्जीवित हो सकते थे। हृदय दीपक जो पुनरुत्थान की संख्या से अधिक हो जाता था, टूट जाता था और अपनी उपयोगिता खो देता था, जब तक कि उसकी मरम्मत बहुत ऊंचे दामों पर न की जाए। चेन रूई ने अर्जित स्मृति से सीखा कि हृदय दीपक की न केवल मरम्मत की जा सकती है, बल्कि विशेष सामग्रियों और ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम से इसे पुनः गढ़ा और उच्चतर बनाया जा सकता है। प्रत्येक उच्चतर स्तर काफी कठिन था, जितना ऊंचा स्तर उतना ही कठिन। यदि उच्चतर स्तर की प्रक्रिया विफल हो जाती तो हृदय दीपक का स्तर एक रंज गिर जाता। सोने का दीप चांदी के दीप में गिर जाता और चांदी का दीप लोहे के दीप में। यदि उच्चतर स्तर की प्रक्रिया लोहे के दीप पर विफल हो जाती तो वह सीधे टूटकर नष्ट हो जाता। सामान्यतः सुनहरे हृदय दीपक की श्रेणी पहले से ही सीमा पर थी। कीमिया सभ्यता में एक कीमियागर ने एक गुप्त नुस्खे से सीमा से परे एक मैरून हृदय दीपक को रूपांतरित कर दिया। दुर्भाग्य से सफलता की दर बेहद कम थी। अगर वह असफल होता तो उसे सीधे नष्ट कर दिया जाता। चेन रूई ने भूराज्य के भ्रम का अनुभव किया था और समझ गया था कि ये दीपक आत्माएं दासियां थीं जो अपने स्वामी की पूरी आज्ञा का पालन करती थीं। वे न केवल युद्ध के मैदान में शक्तिशाली सैनिक थीं, बल्कि बिस्तर में भी अचंभित करने वाली थीं। हालांकि भ्रम तो आखिरकार भ्रम ही था। वास्तव में उसने कुटिल मन रखने की हिम्मत नहीं की। भले ही उसके पास द्विप्रशिक्षण और ड्रैगन जैसी सहनशक्ति हो, दीपक आत्माओं की विशाल संख्या का सामना करते हुए यह अपरिहार्य था कि तेल का दीपक समाप्त हो जाएगा। 1 इसके अलावा अगर वह सचमुच इतनी सारी महिलाओं को वापस ले आया तो एथेना, जो हमेशा उदार रही थी, भी शायद उसे मार डालेगी। खैर, चेन रूई अब उनका भी स्वामी था, इसलिए छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने दीपक आत्माओं के सामने ढेर सारा आभा फल निकाला। उच्च स्तरीय ऊर्जा सार जैसी इतनी सारी अच्छी चीजें उन खूबसूरत आंखों को लगभग चकाचौंध कर रही थीं। दीपक आत्माएं आश्चर्य से खुशी से झूम उठीं। हृदय दीपक का स्तर जितना ऊंचा होता, पुनरुत्थान के लिए उतना ही अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती। गैंशा की मदद से चेन रूई ने जिन का सुनहरा हृदय दीपक ढूंढ निकाला और उसे आभा फलों के साथ गैंशा को दे दिया। उत्साह के बाद दीपक आत्माएं समूहबद्ध होकर काम में जुट गईं। कुछ ने ऊर्जा घन बनाए, कुछ ने खंडहरों में पड़ी वस्तुओं की सफाई की, कुछ ने अपने साथियों को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया और कुछ ने उपकरणों की मरम्मत की। हालांकि ये आभा फल पूरे महल की मरम्मत के लिए काफी नहीं है, लेकिन क्या गुरु ने यह नहीं कहा था कि कुछ समय बाद उन्हें इस उच्च स्तरीय ऊर्जा सार का फल मिल सकता है? देर सवेर हमारे सभी साथी पुनर्जीवित हो जाएंगे। एकदम नया महल जमीन पर वापस आ जाएगा। खंडहरों में चेन रूई को कई चीजों में दिलचस्पी थी, खासकर ऊंची कठपुतलियों वाली कठपुतलियां। उसने परीक्षण में इस चीज की युद्ध क्षमता देखी थी। ये युद्ध में एक बड़ी नरसंहार मशीन थी। अफसोस की बात थी कि वे मूल रूप से क्षतिग्रस्त थीं। दीपक आत्माएं इसे मुश्किल से ठीक कर सकती थीं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। इकट्ठे कठपुतलियों की तुलना में क्षतिग्रस्त विशाल क्रिस्टल जानवरों और क्रिस्टल राक्षसी जानवरों के लिए दीपक आत्माएं असमंजस में थीं, लेकिन चेन रूई को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसकी पत्नी एक योग्य वैज्ञानिक थी। जोला के ज्ञान और स्वर्णकार के निर्माण के मानक को देखते हुए जब तक वह सिद्धांत को समझती है, इन चीज़ों की मरम्मत में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खंडहरों में कई अजीबोगरीब चीज़ें थीं, जिनमें कुछ औषधियाँ और काली औषधियाँ भी शामिल थीं। अफसोस की बात यह थी कि औषधि की वैधता अवधि ज़्यादा लंबी नहीं थी। काली औषधियाँ भी केवल 100 साल तक ही चल सकती थीं, इसलिए ये अब उपयोगी नहीं थीं। बेहतर यही था कि उस कचरे का दोबारा इस्तेमाल किया जाए ताकि उसकी पत्नी उस पर शोध कर सके। जब चेन रूई पहली बार दानव लोक में आया था तो वह प्राचीन कीमिया के महागुरु के उत्तराधिकारी का नाम रखता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके शब्द सच हो जाएंगे, अब वह उस नाम के योग्य था। भारी लाभ के अलावा चेन रूई को एक महत्वपूर्ण समस्या का एहसास हुआ। सुपर सिस्टम आमतौर पर सर्वशक्तिमान था, लेकिन कभी कभी कुछ अपवाद भी होते थे। इस परीक्षण के अलावा रेनबो वैली में अर्धदेव क्षेत्र का सामना करते समय भी सुपर सिस्टम अनुपयोगी था। चेन रूई की स्थिति में अगर नए समझे गए 4 क्षेत्र न होते तो सुपर सिस्टम की विफलता का मतलब होता कि वह पूरी युद्ध शक्ति के साथ भी समान स्तर के साधारण शक्तिशाली लोगों से कमतर होता। अब चेन रूई के पास एस स्तर की आत्मिक शक्ति थी और वह ज्यादा चीजों को और भी स्पष्टता से भांप सकता था। उसे याद आया कि परीक्षण के दौरान उसने सुपर सिस्टम को भांप लिया था, लेकिन वह उस कौशल का इस्तेमाल नहीं कर सका। फिर जब वह भ्रम से जागा तो वह सुपर सिस्टम का फिर से इस्तेमाल कर सका। ये सुपर सिस्टम की समस्या नहीं, बल्कि उसकी अपनी समस्या होनी चाहिए। चेन रूई को एक तरह का एहसास हुआ। लंबे समय से सुपर सिस्टम के बारे में उसकी समझ एक गलतफहमी में फंस गई थी। इस एहसास का मतलब था कि अब वह एक नया नजरिया अपनाएगा और सुपर सिस्टम के रहस्य के बारे में और ज्यादा सीखेगा। दुर्भाग्य से डार्क मून की लड़ाई जरूरी थी और हर पल मायने रखता था।
उसके पास धीरे धीरे पढ़ाई करने का समय नहीं था। उसे व्हाइट फेदर एस्टेट पर अपनी योजना को तुरंत जारी रखना होगा। हालांकि युद्ध के कारण लोएब खदान की कई गुफाएं ढह गईं, लेकिन मुख्य गुफा ड्रैगन शिलालेख के सहारे अभी भी सुरक्षित थी। बचे हुए कई खनिक बच गए थे। इस बार सिकाली द्वारा सौंपा गया मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ माना जा रहा था। उसे तुरंत व्हाइट फेदर सिटी लौटना था। चेन रूई ने कुछ देर सोचा। उसने कुछ दीपक आत्माओं को खंडहरों में ही रहने का आदेश दिया ताकि वे उन अक्षुण हृदय दीपों को पुनर्जीवित कर सकें, जबकि बाकी दीपक आत्माएं भेष बदलकर धुंधले दलदल से निकलकर पास के रोनी शहर में चली गईं। वहां डार्क डेमन के जासूस थे जो लैंप आत्माओं को व्हाइट फेदर सिटी में डार्क डेमन के एक खास अड्डे पर ले जाकर खड़ा कर देते थे। जहां तक मेडुसा जनजाति का सवाल है, चेन रूई और जेकब के बीच युद्ध देखने के बाद वे पूरी तरह से इस शक्तिशाली गुरु के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। चेन रूई ने उन्हें किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। ये सब व्यवस्थित करने के बाद चेन रूई ने स्टार गेट खोला और झटपट व्हाइट फेदर सिटी लौट आया। शुरुआत में सिकाली ने उसे 10 दिन का समय दिया था। अब उसने तय समय से पहले ही काम पूरा कर लिया था। सिकाली जल्द ही अपना आखिरी पत्ता खोलेगा। वन अर्थात थकावट, हृदय गति रुकना या मृत्यु के निकट होना। जब वह वापस आएगा तो वह डार्क मून पर और भी ताकतें लेकर आएगा। ये सुपर सिस्टम क्या है? क्या ये ईश्वर के राज्य जैसा है? चेन रूई व्हाइट फेदर सिटी के एरिना बैटल बॉल मर्चेंडाइज स्टोर पर आए और वहां के मालिक ट्रेसी को ढूंढ निकाला। आमतौर पर लिच दुबले पतले और भयावह थे, लेकिन उसके सामने वाली लिच बिल्कुल अलग थी। वह गोल मटोल दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी जो एक अच्छा प्रभाव डाल रही थी। चेन रूई को नहीं लगा कि यह लिच कोई सीधी सादी और ईमानदार लड़की है, वरना सिकाली उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों न सौंपती। जब चेन रूई ने सिकाली द्वारा दी गई अंगूठी ट्रेसी को दी तो लिच की आंखें चमक उठीं और उसका गोलमटोल चेहरा और भी ज्यादा खुशनुमा मुस्कान से भर गया। उसने चेन रूई को वीआईपी रूम में चलने को कहा और दावा किया कि वह बल्क ऑर्डरिंग के एक बड़े काम पर बात करने वाली है। चेन रूई लिच का पीछा करते हुए वीआईपी रूम में गया, तभी ट्रेसी ने सम्मान भरी नजरों से देखा। उसने एक गुप्त दरवाज़ा खोला और उसे गुप्त कमरे में घुसकर इंतजार करने को कहा। लगभग 1 घंटे बाद सिकली, जो भेष बदलकर आई थी, गुप्त कमरे में प्रकट हुई। सर फाको, मेरे दोस्त, आप कमाल के हैं। सिकाली के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। मुझे अभी अभी टाउन रोनी से एक जादुई संदेश मिला है। आपने इतनी बड़ी समस्या इतनी जल्दी हल कर दी। सिकाली वाकई हैरान रह गया। ट्रेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद उसने तुरंत किसी को टाउन रोनी के खनन कार्यालय से संपर्क करने के लिए भेजा और उसे संबंधित खबर मिल गई। प्रत्यक्षदर्शियों, जो जीवित बचे खनिक थे, के अनुसार एक अज्ञात बिजलीघर अचानक भूमिगत रूप से प्रकट हुआ और खदान पर कब्जा करने वाले भयानक बिजलीघर से भीषण युद्ध हुआ। अंततः बिजलीघर हार गया और भाग गया। खनन कार्यालय वर्तमान में खनन फिर से शुरू करने के लिए संबंधित कार्यों को पुनर्व्यवस्थित कर रहा था। दूसरे लोग लोएब खदान में खतरे की गंभीरता नहीं जानते थे, लेकिन सिकाली को साफ पता था। ये खनन क्षेत्र व्हाइट फेदर एस्टेट के महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक था। कुछ गड़बड़ होने की बात सुनकर उसने एक बार अपनी अहमियत दिखाने के लिए एक टीम को व्यक्तिगत रूप से जांच के लिए ले जाया, लेकिन एक भयानक सांस ने उसे भयभीत कर दिया और वहां से चला गया। सिकाली के अनुसार ये सांस बेहद शक्तिशाली थी। ये निश्चित रूप से दानव अधिपति के स्तर की थी और यह एक साधारण दानव अधिपति भी नहीं हो सकता था। वह दुश्मन का विरोध करने में सक्षम नहीं था। इस बार उसने जानबूझकर फाको को ही समस्या सुझाने दिया ताकि वह देख सके कि इस व्यक्ति के पीछे कितनी ताकत है। उसे उम्मीद नहीं थी कि फेक इतने कम समय में समस्या का समाधान कर देगा। एक पल में सिकली ने इस रहस्यमय फाको को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। जो पहले से ही दांव पर लगा हुआ था, उसके लिए ये सचमुच जीवन रक्षक तिनका हो सकता था। अगर वह इसे समझ नहीं पाया तो दुखद अंत अपरिवर्तनीय होगा। चेन रूई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि सर को अब वह सबूत मिल जाना चाहिए जो आप चाहते हैं। सिकाली समझ गया कि सामने वाला पक्ष पहले की सिद्ध योग्यता की बात कर रहा है। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, सर का प्रमाण मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर दी। स्वाभाविक है कि सहयोगी की ताकत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। सिकली ने सराहना से सिर हिलाया। वह दृढ़ निश्चयी लग रहा था और बोला, अगर ऐसा है तो मैं गोल गोल नहीं घूमूंगा। मुझे सर से एक सबसे ज़रूरी काम करवाना है। मुझे एक इंसान चाहिए और वह जिंदा भी चाहिए और उस इंसान पर कुछ भी लिखा होना चाहिए। चेन रूई इस अनुरोध की सरलता से असंतुष्ट नहीं थे, बल्कि उन्होंने गंभीरता दिखाई। सर लॉ द्वारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ माने जाने के कारण मेरा मानना है कि यह व्यक्ति और वह चीज़ असामान्य होनी चाहिए। ये खनन क्षेत्र के प्रमाण से अलग है। ये हमारे बीच पहले से ही एक आधिकारिक समझौता है। मैं सर को भुगतान और वापसी के बीच के संबंध की याद दिलाना चाहता हूँ।
यदि आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं वह दानव क्षेत्र का सर्वोच्च शक्ति संपन्न महान रायजेन है, तो भले ही मैं उसे प्राप्त कर लूं, सर उसकी कीमत नहीं चुका सकते। चेन रुई के गंभीर रवैये ने सिकली को और संतुष्ट कर दिया। चिंता मत करो, मुझे जिस व्यक्ति की ज़रूरत है उसके लिए मैं निश्चित रूप से भुगतान कर सकता हूँ। एक अतिरिक्त शर्त है, मैं इस व्यक्ति या उस चीज़ के बारे में जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन सर मेरे मामले की अंदरूनी जानकारी नहीं पूछ सकते। आपको बस काम पूरा करना होगा। ज़रूर, चेन रुई मुस्कुराई। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि सर क्या मुआवजा दे सकते हैं। सिकली की अभिव्यक्ति अत्यंत दृढ़ थी। जब तक कि व्हाइट फैदर एस्टेट के स्वामी की शक्ति के भीतर है तब तक कुछ भी ठीक है, भले ही वह मेरी एकमात्र बहन पलांडो ही क्यों न हो। बहुत बढ़िया। चेन रुई की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। सिकली ने ये देखा और मन ही मन उसे लगा कि उसकी योजना कामयाब हो गई है। उसे क्या पता था कि यह व्यक्ति उसके और पलांडो के बीच के राज को पहले ही समझ चुका था। आखिरी वाक्य पर जानबूझकर किया गया यह फैसला असल में आत्मघाती साबित हुआ। मेरी शर्तें निश्चित रूप से सर की क्षमता के भीतर हैं। जहां तक विशिष्ट परिस्थितियों की बात है तो जब तक व्यक्ति और वस्तु उपलब्ध न हो जाए तब तक प्रतीक्षा करते हैं। चेन रुई ने हल्के से कहा, अभी मुझे लक्ष्य की सारी जानकारी समझनी है। चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, मैं हमेशा सर को संतुष्ट करूंगा। मैं पहले ही बता दूं कि मेरी शक्ति बहुत प्रबल है और शक्ति अक्सर ज़रूरतों के बराबर होती है। तब तक सर को मानसिक रूप से तैयार होना होगा। ज़रूरत, ये दौलत, सत्ता की शरण, तख्तापलट वगैरह के अलावा और कुछ नहीं है। जब तक मैं जिंदा रहूं और सबसे बुरे दुश्मन का खात्मा कर सकूं, बाकी सब तो आगे चलकर ठीक हो जाएगा। सिकाली ने दृढ़ता से सहमति जताई और वह स्पेस रिंग निकाली जो चेन रुई ने ट्रेसी को पहले दी थी। पुराने नियम, जानकारी इसी रिंग में है। चेन रुई ने अंगूठी ली और उसे अपनी बाहों की जेब में कसकर रख लिया और खड़ा हो गया। ये सर के साथ मेरे दीर्घकालिक सहयोग की एक अच्छी शुरुआत होगी। मैंने पहले ही सर को समस्या सुलझाने की अपनी क्षमता साबित कर दी है, इसलिए इस बारे में शेखी बघारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक वाक्य, मैं सर को कभी निराश नहीं करूंगा। सिकली की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। बहुत बढ़िया। फिर मैं पिछली बार की तरह ही रहूंगा, सर से खुशखबरी का इंतजार करूंगा। बैटल बॉल मर्चेंडाइज स्टोर के गुप्त कमरे से निकलकर चेन रुई व्हाइट आर्मर होटल लौट आया। उसने सिकाली पर नजर रखने के लिए जादुई घेरे को फिर से व्यवस्थित किया। फिर उसने स्पेस रिंग खोली। अंतरिक्ष वलय में एक सूचना थी जिसमें कहा गया था कि जिस व्यक्ति से निपटना है वह परिवर्तन तकनीक में पारंगत है। उसने एक बार भगवान का रूप धारण किया था और उसके पास हल्का पहिया नामक एक पौराणिक श्रेणी की वस्तु भी थी। इस बार काम न केवल इस व्यक्ति को पकड़ना था बल्कि हल्का पहिया भी हासिल करना था। चेन रुई के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। एक दुश्मन जो स्वामी का प्रतिरूपण करता है। पौराणिक श्रेणी का पतवार पहिया। अगर उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है तो भी बात समझ में आती। हालांकि चेन रुई को हेरा के चक्र और सिकाली के बीच के रिश्ते की साफ तस्वीर थी, जिसमें ये सर लॉर्ड भी शामिल था, जिसे सिर्फ एक विकल्प ही माना जा सकता था। ये स्पष्ट रूप से वह विकल्प था जो असली विकल्प की जगह लेना चाहता था। लेकिन चेन रुई को इसकी नहीं बल्कि असली संबंधित खुफिया जानकारी की परवाह थी। रिंग में मौजूद जानकारी के अनुसार असली सिकाली टाउन मासिमो के एक गुप्त स्थान पर प्रशिक्षण ले रहा था। इस व्यक्ति की शक्ति दानव सम्राट के स्तर से भी ज्यादा थी और व्हील ऑफ हल वास्तव में एक विशाल वियोज्य वस्तु थी। असली सिकाली इस वस्तु का उपयोग शक्ति अवशोषित करने के लिए करता था। इस समय निगरानी जादू में सिकली को स्वामी के भवन कक्ष में तेजी से चलते हुए देखा जा सकता था। उसका उदास मन अब थोड़ा शांत होता दिख रहा था। उसने दासी को बगल से पकड़ा और अपना हाथ उसके वस्त्र में डाल दिया। इस कठोर हरकत से दासी के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। सिकली ने दासी के बाल पकड़ लिए। जैसे ही वह उसका यौन शोषण करने वाला था, अचानक बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलांडो को कमरे में आते देखा। पलांडो के सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें और भी उदास हो गईं। सिकाली ने धीरे से नौकरानी को छोड़ दिया। नौकरानी ने जल्दी से अपने फटे कपड़े ओढ़ लिए। पलांडो ने उसे जमीन पर पटक दिया और वह अपना चेहरा ढंक कर जल्दी से बाहर निकल गई। पलांडो ने नौकरानी को नज़रअंदाज कर दिया जब वह सिकाली के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सिकाली ने उसे मेज पर धकेल दिया। उसने उसकी स्कर्ट ऊपर उठाए और उसके बर्फ जैसे सफ़ेद नितंबों पर बेरहमी से थप्पड़ मारे। उसने टी बैग को इतना कस दिया कि उसका शरीर पूरी तरह से ढक नहीं पाया। फिर यह एक SMX रेटेड फिल्म बन गई। चेन रुई को अब और देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने निगरानी जादू का घेरा बंद कर दिया। ये सिकाली क्लोन कामुक, हिंसक और चालाक है। उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी है। अगर कोई चारा नहीं है तो मैं उसे नियंत्रित करने के लिए एक ईश्वर भक्षी मुखौटे का कोटा त्याग सकता हूँ। बस अब इस क्लोन को नियंत्रित करना बेकार है।
अंतिम निर्णय चाहे जो भी हो, असली शिकाली का समाधान पहले होना चाहिए। ये सोचते हुए चेन रुई को दूर से इस कमरे की ओर आते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। वे दो व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे। उसकी आत्मिक शक्ति अब दानव अधिपति के स्तर तक पहुंच गई थी और उसकी धारणा क्षमता पहले जैसी नहीं थी। वह इन दो लोगों में से एक की शक्ति को असाधारण रूप से महसूस कर सकता था। किसी भी स्थिति से बचने के लिए चेन रुई ने तुरंत जादुई घेरे के निशान मिटा दिए। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। चेन रुई ने शांति से दरवाज़ा खोला तो देखा कि होटल का वेटर दरवाजे के बाहर एक अजनबी के साथ खड़ा है। वेटर ने सलाम किया, सर फाको, ये सर लॉर्ड का भेजा हुआ संदेशवाहक है। चेन रुई ने संदेशवाहक की तरफ देखा। वह थोड़ा चौंका, फिर गहरी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, कृपया अंदर आइए। संदेशवाहक के अंदर आते ही वेटर दरवाज़ा बंद करके चला गया। जब उसे लगा कि वेटर बहुत दूर चला गया है तो संदेशवाहक ने सलाम करते हुए कहा, सर फाको से मिलकर मुझे खुशी हुई। चेन रुई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चुपचाप दूत को देखता रहा। उसने धीरे धीरे अपनी आत्मिक शक्ति को मुक्त किया और दूत को ढंकने के लिए दानव अधिपति के आत्मिक दबाव का इंतजार किया। दूत इस दबाव को झेलने में असमर्थ लग रहा था। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और वह चिल्लाया, महाशय, मुझे गलत मत समझिए। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे महाशय ने भेजा है। चेन रुई की गंभीर आवाज़ सुनाई दी, बातचीत शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। कोई भी जल्दबाजी में किया गया कदम मत उठाना, वरना चरम अवस्था वाले दानव सम्राट की ताकत भी पल भर में खत्म हो जाएगी। संदेशवाहक के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि वह तेजी से सोच रहा था। उसके शरीर का कांपना धीरे धीरे बंद हो गया और उसने शांति से कहा, मुझे गुस्ताखी के लिए माफ़ करना, सर फाको। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मानसिक दबाव अचानक गायब हो गया। चेन रुई सोफे पर बैठा ही था कि उसने हाथ बढ़ाकर इशारा किया, कृपया बैठ जाए। दूत थोड़ा झुका और उसके सामने बैठ गया। मैं आपको कैसे बुलाऊं? चेन रुई का स्वर दिलचस्प लग रहा था, सर लॉर्ड, या कोई और सर लॉर्ड। दूत का चेहरा एकदम बदल गया, मानो वह खड़ा होने ही वाला था, पर उसने अपने मन को रोक लिया। जब उसकी ताकत का एहसास हुआ तो उसका आश्चर्य अब भी दिखावटी था, पर अब वह सचमुच चौंक गया था। विश्लेषणात्मक दृष्टि में दूत की जाति लूसिफर शाही परिवार थी और उसकी असली ताकत A+ थी। उसका मूल्य ठीक वैसा ही था जैसा कि डार्क मून पर आए दानव सम्राट शिकाली की चरम अवस्था का था। परिचित अनुभूति के साथ चेन रुई ने निश्चय किया कि उसके सामने एक और स्वामी था। ये तथ्य कि यह व्यक्ति फाको को ढूंढने आया था उसकी व्यक्तिगत रुचि जगा रहा था। सर फाको, ये आंतरिक मामले, क्या उस व्यक्ति ने आपको बैटल बॉल मर्चेंडाइज स्टोर में बताया था? चेन रुई ने बैटल बॉल मर्चेंडाइज स्टोर शब्द सुने और वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने सिर हिलाया और कहा, उस व्यक्ति ने मुझे अभी अभी एक ऐसे दुश्मन को खत्म करने का काम सौंपा है जो परिवर्तन तकनीक जानता है और व्हील ऑफ हल नामक एक पौराणिक वस्तु प्राप्त करना है। उसने और कुछ नहीं कहा। परिवर्तन तकनीक और व्हील ऑफ हल सुनकर दूत की आंखों में उपहास की एक झलक उभर आई। चेन रुई ने फिर कहा, दरअसल मुझे तथाकथित आंतरिक मामलों की जानकारी बहुत पहले से है। एक शक्तिशाली शक्ति होने के नाते अगर मेरे पास कोई गोपनीय जानकारी न हो तो यह अजीब होगा, है ना? महाराज, दूत का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसने आह भरी, मैं सचमुच इस मुलाकात में अचानक आ गया। महोदय, मुझे माफ़ कर दीजिए। चूंकि महोदय समझदार इंसान है, इसलिए मैं चालाकी नहीं करूंगा। दरअसल मैं लंबे समय से महोदय की सेना के संपर्क में हूं। बस यह महोदय के गुट से नहीं है। चेन रुई का दिल द्रवित हो गया। उस मुलाकात के बाद से ही वह दानव सम्राट के चरम रूप शिकाली को दबा रहा था। चाहे वह आत्मिक दबाव हो या आंतरिक मामलों का पर्दाफाश, उसका हमेशा पलड़ा भारी रहता था, जिससे दूसरे पक्ष पर लगातार लगाम कसी जाती थी। अब जब शिकाली ने ये शब्द कहे थे तो निष्क्रिय स्थिति को कम करने का इरादा था, लेकिन चेन रुई ने कुछ और संकेत सुने थे। वह फाको की ताकत से जुड़ा हुआ है। फाको के पीछे कौन सी शक्ति है? डार्क मून? नहीं, तो फिर वो शक्ति जो शिकाली सोचती है। ओह, चेन रुई ने दिखावटी मुस्कान के साथ कहा, मैं एक बहुत बड़ी सेना में हूँ जो कई गुटों में बंटी हुई है, जिनमें शाही रईस, विशालकाय ड्रैगन और यहाँ तक कि कुछ बर्बाद शाही परिवार वगैरह भी शामिल हैं। मैं थोड़ा उलझन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर लॉर्ड किस लाइन की बात कर रहे हैं। शिकाली ने जब ये सुना तो उसके मन में कोई संदेह नहीं रहा। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, एक सीधा सादा व्यक्ति किसी पर लांछन नहीं लगाता। अब लोएब खदान सामान्य हो गई है और जिस लाइन से मैंने संपर्क किया था वह भी सर ने काट दी है। मुझे सचमुच शर्म आ रही है। चेन रुई का दिल खुश हो गया। चरम अवस्था वाले दानव सम्राट के शिकाली ने सचमुच ब्लिडफॉल के साथ सांठगांठ कर ली थी और उसने जेकब से भी हाथापाई की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि शुरुआती अवस्था वाले दानव सम्राट के शिकाली की तुलना में वह ज्यादा शांत दिख रहा है।
पता चलता है कि उसके पास एक प्लान भी है और वह असली सिकाली के खिलाफ ब्लडफॉल की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है। अब जब जेकब बच निकला है तो वह निश्चित रूप से कम समय में जेकब तक नहीं पहुंच पाएगा। सिकली स्वाभाविक रूप से नहीं जानती कि क्रिस्टल ड्रैगन को किसने हराया, इसलिए मुझे व्हाइट फेदर एस्टेट की समस्या को जल्दी से हल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। सर व्हाइट फेदर एस्टेट में आए थे, मुझे शुरू में ये पता था, लेकिन मुझे उस समय सर की पहचान नहीं पता थी और मुझे सर की ताकत का पता नहीं था। सिकली ने चतुराई से कहा, मुझे नहीं पता कि सर को एक वास्तविक सहयोगी चाहिए या नहीं। एक सच्चा सहयोगी। चेन रूई दूसरे पक्ष की मंशा समझ गया था। एक बार जब क्लोन ने असली सिकाली को नष्ट करने के लिए फाको का इस्तेमाल किया तो अगली चीज जो उसे करनी थी वह थी चरम अवस्था वाले दानव सम्राट के क्लोन से निपटना। इसलिए उसे फाको से सबसे ज़रूरी मदद पाने के लिए सबसे पहले कदम उठाना होगा। मैं पूरी ईमानदारी से आया हूँ, उस व्यक्ति के विपरीत जिसके पास कोई और ही योजना है। सिकली खड़ा हुआ और गंभीरता से झुका, मैं सर की सभी शर्तें स्वीकार कर सकता हूँ। दूसरे पक्ष के मनोविज्ञान को समझने के बाद चेन रूई और भी अधिक शांत लग रहे थे। मैं पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं कहीं असली सिकली को मार दूं या हेरा के पहिए को नष्ट कर दूं, तो क्या यह आपके जीवन को प्रभावित करेगा? भले ही सिकली चालाक था, फिर भी वह आश्चर्यचकित होने से बच नहीं सका। हेरा का पहिया, हल का पहिया नहीं, असली सिकाली, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो क्लोन उजागर करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फाको ने व्हाइट फेदर एस्टेट का सबसे बड़ा राज जान लिया होगा। चेन रूई किसके साथ सहयोग करना चुनेंगे?